हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? ओके, ठीक। आ, सभी लोग ठीक हो? चैट यहाँ पर इमोजी पे क्लिक करके आप बोल सकते हो, रिएक्ट कर रहे हो। आर यू पीपल गुड? ठीक है, करें शुरू हम। हैप्पी टू नो दैट। चलो ठीक, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो है हमारा कोर्स जो है हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। ठीक, इस कोर्स का पहला लेक्चर है आज। ये है डेमो लेक्चर और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, मैं कोशिश करूं कि मेरी लैंग्वेज जो है वो एज सिंपल एज पॉसिबल और एज अंडरस्टैंडेबल एज पॉसिबल। कहीं जगह भी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप वहां पर पॉज करके मुझे बता देना। ठीक, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग वही है जिन्होंने थीसिस कंप्लीट की है, मास्टर्स थीसिस, है ना। उनको कुछ बेसिक आइडिया है और उन्होंने पढ़ा भी होगा कि रिसर्च कैसे की जाती है ना। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। और ये वाला कोर्स जो है ये बिल्कुल आप बेसिक है, इसमें कोई एडवांस लेवल का हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि जो एडवांस टूल्स, एडवांस फीचर्स वो आगे जाके डिफरेंट क्लासेस में होंगे। ठीक, चलो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले सब लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कैन आई राइट ए रिसर्च पेपर कॉन्फिडेंटली, है ना। कोई भी हो, जिसने भी मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है या पीएचडी स्कॉलर है, तो एक डर सा रहता है अंदर से कि मैं एक रिसर्च पेपर लिख पाऊँ या ना लिख पाऊँ, व्हाट इज़ द इशू, रीज़न क्या है ना। सब में एक किस्म का डर। तो वो डर क्या है? हम कोशिश करना चाहते हैं कि हम लिखें, बट हमें कोई आइडिया नहीं कि लिखना कैसे है, पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है, और बहुत सारी चीज़ें जो जिनके हमारे पास अवेयरनेस नहीं है या हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें करना क्या है। और उसकी वजह से जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एडुकेट स्किल्स, उसकी वजह से क्या है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं आता कि हम पेपर लिखें। ठीक है, तो अगर आप चैट्स में भी लिख सकते हो कि अगर आपको कॉन्फिडेंट है रिसर्च पेपर लिखने में तो यस, अगर नहीं है तो नो। ठीक, मैं चैट्स देख लूँगा, अगर किसी ने यस लिखा दैट इज़ गुड। तो मुझे एक्टिव ऑडियंस चाहिए, जो भी अभी देख रहा है तो एक्टिव चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप लोग सीख सकें अच्छे से। ठीक, हाँ। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप लोग लिख सकते हो रिसर्च पेपर कॉन्फिडेंटली, तो आई एम हैप्पी कि मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एंड में एक पेपर लिखोगे। आज का लेक्चर नहीं बल्कि फुल कोर्स, है ना। तो द आंसर ऑफ दिस इज़ यस, डेफिनेटली यस। ओके, स्क्रीन सबको विजिबल है, क्लियर है? गुड गुड, ठीक। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बता देना। ओके, दैट इज़ गुड। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज़ अ रिसर्च पेपर राइटिंग, या बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या होती है रिसर्च पेपर राइटिंग। इसमें और हम तो बहुत सारी चीज़ें बचपन से आए हैं, कभी एसेज लिखना, कभी असाइनमेंट लिखना, कभी डिफरेंट काम करना, है ना। हर कोई अपने अपने तरीके से कोई ना कोई काम करता है ना। बट रिसर्च पेपर लिखने में और ये जो कंटेक्स्ट में हम एसेज लिखते हैं, सिनॉप्सिस, वाट एवर, डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं, इसमें और रिसर्च पेपर में एग्जैक्टली फ़र्क क्या है। रिसर्च पेपर जो है ना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस वायर वी डू different kind of investigations on a particular topic. When we do investigate, we try to provide or
to present our finding in some sort of a results, and then we try to explain that type of results. Okay, so basically रिसर्च पेपर एक इन्वेस्टिगेटिंग तरीका है कि हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी, मान लो मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि मैं इस क्वेश्चन को पब्लिक ऑडियंस में कैसे इस पे रिसर्च करूं, तो मुझे अगर ये रिसर्च करना है, साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिखना एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है ना, कि हम साइंटिफिक तरीके में एक पेपर को कैसे लिखें, ताकि जो आगे जो लोग होंगे जो इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट्स है, रिसर्चर्स है, वो हमारी बात, हमारी जो स्टडी है उसको एक्सेप्ट करें। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ता है। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट करते हैं कि हम किस टॉपिक पे स्टडी करें, फिर हम अपने ऑब्जर्वेशंस, फाइंडिंग, डेटा, ये सब प्रेजेंट करके क्लियर स्ट्रक्चर फॉर्मेट देते हैं। ठीक, इज दैट क्लियर? अगर हम इनको पॉइंट्स में बताएं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए स्पेसिफिक टॉपिक, है ना, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, मान लो कोई एसटीडीज पे कर रहा है, कोई होर्डिंग डिसऑर्डर, कोई किसी और डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स पे लोग काम कर रहे हैं, या कोई नॉलेज, कोई पैटर्न्स, कोई इन्वेस्टिगेट करता है चाइल्ड एजुकेशन, लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कैंसर पेशेंट्स में स्ट्रेस लेवल एट्सेट्रा। ओके, तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए स्पेसिफिक टॉपिक, हम पहले टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक, सिंपल सा कोई टॉपिक ले लो, है ना, तो उस टॉपिक पे आप स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक रेलिवेंट भी है, इरेलीवेंट भी है। ऐसा कोई टॉपिक ना हो कि लाइक मैं आज सो गया, अब मैं इस पर स्टडी करूं, ये कौन से टॉपिक नहीं है ना। तो ऐसा कोई टॉपिक जो जेन्युइन नीड है सोसाइटी में, मान लो देयर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन अमंग एडोलसेंट्स रिगार्डिंग एसटीडीज, रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, है ना, तो उन बेसिक टॉपिक्स को जो सोसाइटियल में नीड्स है या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर करते हैं, उन टॉपिक्स पे हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं उन पे। ठीक, तो इसमें क्या क्या करते हैं ये, लाइक हम इसमें सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं। तो ये जो टर्म है सिस्टमेटिक, इसका मतलब है कि ये रैंडम नहीं है, मतलब कहीं से कुछ भी अपने मन से मन गढ़ी कहानी नहीं। जो हम टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं इसका कुछ प्री हिस्टोरिक चीज़ें होनी चाहिए। मतलब अगर मैं एसटीडीएस पे स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले इस टॉपिक पे रिसर्च करनी पड़ेगी, इंटरनेट पे डिफरेंट जर्नल्स में देखना पड़ेगा कि ये टॉपिक है। अगर एसटीडीएस पे टॉपिक है तो मैं इस टॉपिक के रिलेवेंट कौन कौन सी चीज़ें देख रहा हूँ। मान लो मैं गूगल स्कॉलर में यूज़ किया है ना, मैंने सिंपल किया एसटीडी, तो गूगल स्कॉलर क्या देगा मुझे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑन एसटीडीज, है ना, तो फिर मैं उनको देखूंगा, तो मेरे पास एक आइडिया आया कि ये जो टॉपिक है इस पे किस टाइप की स्टडीज़ हुई है, क्या केमिया है क्या नहीं है। ठीक है, ये रैंडम नहीं है। ठीक है, इसमें एक लॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि हमारी स्टडी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फेक डाला, कुछ भी कंटेक्स्ट डाला विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज़ें आप रिसर्च पेपर में डालोगे, जो भी चीज़ें आप रिसर्च पेपर में इन्वेस्टिगेट करोगे, इट शुड बी, इसका कोई सोर्स होना चाहिए। मान लो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, तो वो इंट्रोडक्शन कहाँ से लिया आपने, उस इंट्रोडक्शन का बेस कहाँ है, रेफरेंसेस किस स्टडी से इंट्रोडक्शन मैच हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं इंट्रोडक्शन में जिन और भूत की कहानी लिखूँ, नहीं ना, तो वो चीज़ें जो रियलिटी में मैच कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए स्पेसिफिक टॉपिक। तो क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, है ना, तो जो हमारे पास जो ये आइडियाज़ है, अब हमारे पास हमने इंटरनेट खोला है, हमने गूगल स्कॉलर खोला है, हमने मान लो एआई टूल्स खोले हैं, चाहे हमने जेमिनाई खोला है, कोई भी, हमने इस स्टडी पे, इस टॉपिक पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया है। तो फिर जो
हमारे पास 1 सेकंड, हमारे पास अगर ओके तो हमारे पास जब हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमारे आइडियाज़ आ रहे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड वो हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ आवर रिसर्च पेपर, है ना। हम अपने आइडियाज़ को, अपनी स्टडी को, जो हमारे पास डेटा मिला है, जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन मिला है, जो हमारे पास हाइपोथेसिस थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो हमें प्रेजेंट किया एक पेपर पे, एक 2 पेजेस, 10 पेजेस, 6 पेजेस, 12 पेजेस, 20 पेजेस, जितना जिस टाइप की इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है ना। और जब भी हम कुछ भी प्रेजेंट करें रिसर्च पेपर में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम कुछ भी चीज़ करें सबसे पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। अगर मैं पेपर कर रहा हूँ तो कोई पढ़ रहा मेरा पेपर, कोई ये मेरी रिसर्च पढ़ रही है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि टॉपिक क्या है, इस टॉपिक के रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्या है। तो वो इंट्रोडक्शन जब मैं डालूंगा, वो इंट्रोडक्शन की का भी कोई रेफरेंसेस होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन कहाँ से लिया है, इसका क्या क्या सोर्स है ना। तो जब वो चीज़ हम एक प्रॉपर वे में हम इसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में हम अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं ना। हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसका हम आगे भी जाके भी डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इमराड स्ट्रक्चर, IMRAD, है ना। तो जब हमारे पास ये सब है ये सब चीज़ें हैं एक पेपर में, तो हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन की, क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़। 1 सेकंड, ठीक है। तो ओके, हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन की और हमने 1 सेकंड, ओके, हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन की, है ना। तो और उसके बाद हमने क्लियर वे में अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया, है ना। तो आइडियाज़ को कैसे प्रेजेंट करना है, जो भी आप चीज़ें एक पेपर में डाल रहे हो, चाहे कोई भी टॉपिक, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी सेंटेंस, वो सेंटेंस का कोई ना कोई बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सेंटेंस में लिखूं कोई मनोहर कहानी, वो एग्जैक्टली आपकी स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी पढ़ने वाला बंदा होगा, ज़्यादातर रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं वो पढ़ते हैं कि इस स्टडी का क्या इम्पैक्ट है। मान लो फॉर एग्जांपल हमारी स्टडी दिखा रही कि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट STDs। फॉर एग्जांपल हम बात करें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, है ना, तो वहाँ पर हमने स्टडी की बहुत सारे स्कूलों में, है ना। तो वहाँ पर हमें पता चला कि जो एडोलसेंट बच्चे हैं उनको STDs के बारे में नॉलेज ही नहीं है ना। तो अब गवर्नमेंट ने ये पेपर देखा, ये रिसर्च हुई, 2 लोगों, 3 लोगों, 4 लोगों ने रिसर्च की। अब गवर्नमेंट ने ये पेपर देखा, तो वो क्या करेंगे, जब करिकुलम वो डिज़ाइन करेंगे, वो करिकुलम में STDs के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि बच्चों को ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। तो हमारा जो ज़्यादातर रिसर्च पेपर आम पब्लिक कम, ज़्यादातर स्कॉलर्स, रिसर्चर्स पढ़ते हैं, उनके पास टाइम कॉन्स्टेंट होता है, तो वही चीज़ें डालनी पड़ती है रिसर्च पेपर में जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं रिसर्च पेपर ऐसा करूं कि मैं इसमें इंट्रोडक्शन ऐसा लिखते जाऊं कि जैसे कोई मजमून है, नहीं। एक प्रॉपर रिसर्च फॉर्मेट होता है, वो भी हम आगे जाके पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं, उसका फ्लो कैसा होता है, सेंटेंस साइज़ क्या होता है, और पैराग्राफ साइजेस क्या होते हैं। उसमें एक अगर मैंने इंट्रोडक्शन में कोई पैरा डाला है तो वो कहाँ से लेना, क्या चीज़ें इसमें देखनी है ना। तो 3 चीज़ें हमें अभी तक आई, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, और थर्ड पॉइंट जो आया है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस। अब जो मैंने एविडेंस प्रेजेंट किया है, मैंने मान लो जम्मू में पता किया कि STDs के नॉलेज कम है, लेकिन वो ऐसे में थोड़ी लिखूं कि एक लाइन में STDs की नॉलेज कम मिली, नहीं। मैं एक लेवल बनाऊंगा, पूरा पैटर्न बनाऊंगा कि हाई लेवल, इस लेवल में इस इतने कैटेगरी के स्टूडेंट सारे, मान लो मैंने 3 कैटेगरीज ऑफ लेवल बनाए हैं। जिन बच्चों को नॉलेज कम है उनको इनएडुकेट कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनको एवरेज नॉलेज है
वो एक कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनको बेटर नॉलेज है वो एडुकेट कैटेगरी में आ रहे हैं। तो 3 कैटेगरीज बन रहे हैं ना। अब हमें पता चल रहा है कितनी % ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे पास है स्टडी के लिए वो किस कैटेगरी में फिलअप हो रहे हैं, है ना। तो जो पढ़ने वाला है उसको ईजिली जो आपका स्टडी है वो पूरा ईजिली वो एक्सप्लोर कर पाए बिकॉज ऑफ डेटा। डेटा एक बहुत पावरफुल चीज़ है। हमें लगता है कि डेटा की कोई वैल्यू नहीं, कोई चीज़ है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। एक स्टडी का सबसे हार्ट, सोल, वट एवर यू वांट टू से, और अ ब्रेन इज़ अ डेटा। बाकी जो आप इंट्रोडक्शन में डाल रहे हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर या जो भी चीज़ें आप डाल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें डेटा होता है। अगर सभी चीज़ें सही हो ना, डेटा में इश्यूज़ है तो आपकी स्टडी ज़ीरो के बराबर है। इट हैज़ नो वैल्यू। चाहे आप थीसिस करो, चाहे आप रिसर्च पेपर बनाओ, चाहे आप किस टाइप की भी स्टडी करो, तो डेटा वो होना चाहिए जो रियलिटी से मैच हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक मैं कोई ऐसी स्टडी कर रहा हूँ, लाइक मैं बच्चों को लेटेस्ट से मैं उनको मशीन लर्निंग के बारे में पूछ रहा हूँ, तो उनको बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज है, तो वो रियलिटी से मैच ही नहीं हो रहा। जम्मू में हमें पता है कितने बच्चों को नहीं होगी इस लेवल की नॉलेज मशीन लर्निंग की। तो अगर हमारा डेटा ऐसा बोल रहा कि हमें तो खुद ही पता चलेगा कि ये तो कुछ ना कुछ इशू है। तो डेटा रियलिटी से मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड पॉइंट, जो 3 पॉइंट्स, और जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, यूज ऑफ क्रेडिबल सोर्सेज एंड प्रॉपर साइटेशन। एक रिसर्च पेपर में क्रेडिबल सोर्सेज। अब आप बोलोगे क्रेडिबल सोर्सेज क्या होते हैं। देखो, इस इंटरनेट के ज़माने में हमारे पास फेक न्यूज़ भी होते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन भी होता है, फेक डेटा भी होता है। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर सोर्स कैसे मिलेगा? जब हम एक रिसर्च पेपर लिखेंगे, प्रॉपर सोर्स कैसे मिलेगा? मान लो फॉर एग्जांपल मुझे एक STD पे स्टडी करने हैं, तो मेरे पास 2 रिसर्च पेपर है। एक मुझे एक रैंडम कोई नेशनल लेवल का जर्नल है या ऐसे कुछ रैंडमली जर्नल है, दूसरा है एल्सेवियर, विली या साइंस डायरेक्ट, इनके जर्नल्स है। तो ये क्रेडिबल है। इनमें आप ऐसे डायरेक्टली पेपर नहीं दे सकते, वहाँ पर पीयर रिव्यू होता है, वहाँ पर इजी नहीं होता पेपर वहाँ पर सबमिट करना। तो वहाँ की स्टडीज़ को साइट करना और लोकल स्टडी को साइट करने में बहुत फ़र्क है। जब भी आप पेपर बनाओगे तो कोशिश करो कि जो एडवांस स्टडी है, जो बड़े से पेपर जर्नल्स में पब्लिश हुई है, वो स्टडी साइट करो। अब वो कैसे पता चलेगा आपको? वो आप सिंपली 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है। वो मैं आगे जाके भी बता दूंगा जब हम पूरा कोर्स करेंगे, ये अभी स्टार्टिंग में है। तो अभी हम थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जो हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। तो ये जो टॉपिक है आज का, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, एक्चुअली पूरा कोर्स है। आज हम खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस कोर्स पे। आज हम सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पा रहेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टूल्स है, क्या क्या चीज़ करेंगे, कौन के टूल्स यूज़ करेंगे, वो हम आगे जाके पता करेंगे ना। तो ये जो क्रेडिबल सोर्सेज है, ये कैसे पता करना है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप रिसर्च करोगे, ए रिसर्चर वो गूगल का यूज़ करता है, बट ऑलवेज मेक श्योर यू यूज़ गूगल स्कॉलर। एक होता गूगल, दूसरा होता गूगल स्कॉलर। आप गूगल में सर्च करोगे गूगल स्कॉलर, वो मिलेगा। वहाँ पर आप कोई भी टॉपिक डालोगे तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको रिसर्च पेपर, बुक्स मिलेंगे। ऐसे न्यूज़ पेपर, न्यूज़ कटिंग, डायरेक्ट वेबसाइट, ये साइटेशन ऑलवेज अवॉइड दिस। या WHO का होना चाहिए या नेशनल कोई सर्वे होनी चाहिए, तब आप साइट कर सकते हो। बट रिसर्च पेपर में ऑलवेज गिव साइटेशन टू रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर या बुक, ज़्यादातर रिसर्च पेपर ही बेटर रहता है। और न्यूज़ पेपर, अखबार कटिंग जो भी है, उनको अवॉइड ही करना एज मच एज पॉसिबल, अगर वो आपकी स्टडी से रिलेवेंट ना हो। ठीक, तो हाँ, यहाँ तक समझ आया? यह हम बेसिक ही अभी बता रहे हैं कि एक रिसर्च पेपर कैसे दिखना चाहिए। फिर मैं इसके बाद में आपको पेपर भी दिखाता हूँ। ठीक, और कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंसाइट और नॉलेज टू द फील्ड। अब मैंने रिसर्च बना दी, तो रिसर्च का मतलब क्या है, रिसर्च पेपर का मतलब क्या है? ये रिसर्च पेपर का एक्चुअली मेन मतलब यही होता है कि जो
पहली नॉलेज थी, हमारे पास जो उस टॉपिक पे, उस कंसेप्ट पे, उस सब्जेक्ट पे जो नॉलेज थी, हमारे पेपर आने से उस नॉलेज में न्यू इंसाइट्स होने चाहिए, न्यू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को ऐड ऑन करे। समझे बात? फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको कि सबसे पहले हमें अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। जैसे कैंसर पे रिसर्च होते हैं ना, तो जो कैंसर पे रिसर्चेस करते हैं वो ड्रग टेस्ट करते हैं, तो जब उनका ड्रग कोई सक्सेसफुल होता है तो वो पुराने ड्रग्स पे ऐड ऑन होता है कि ये ड्रग भी इस टाइप ऑफ कैंसर के लिए यूज़फुल है। तो यानी कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसको ऐड ऑन करनी चाहिए हमारी रिसर्च। ऐसा नहीं कि हम पुरानी ही नॉलेज को रिपीट करते, एक लूप बना रहे हैं कि हमने पुरानी नॉलेज उठाई वही रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें मान लो मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर में ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम है ना, तो इस पर इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है। अगर हम इस पर स्टडी करें तो जो हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है तो ये हमारी नॉलेज में ऐड ऑन करेगी कि काजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन है ना, कि फैक्टर्स फॉर ड्रग एडिक्शन है ना, ये सब चीज़ें जो है ना कि ये हमारी जो पुरानी नॉलेज है उसको ऐड ऑन करना चाहिए, थोड़ा सा न्यू इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, थोड़ा सा न्यू इंसाइट देनी चाहिए उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि पुरानी ही चीज़ें रिपीट हो, तो फिर उसको रिसर्च नहीं बोल सकते। उसको हम बोल सकते हैं कि हमने पुरानी नॉलेज को न्यू वे में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं मान लो मैंने 10 बुकें पढ़ी, मैंने उस बुक को एक नई बुक बना दी, ऐसा कुछ नहीं। नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि जो न्यू इंसाइट्स दे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कैंसर के लिए कि अगर न्यू ड्रग मिलता है, न्यू कोई वैक्सीन मिलता है, वो पुरानी वैक्सीन पे ऐड ऑन होता है। ओके, इसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक वो पूछ सकता है। ये प्रॉपर कोर्स है, ये शॉर्टकट नहीं है। रिसर्च राइटिंग इज़ नॉट ए शॉर्टकट थिंग। ये ऐसा नहीं कि मैं शॉर्टकट ले लूँ करूँ, नहीं। अगर एक आपको अच्छा सा पेपर बनाना है जिससे कोई आपके लाइफ पे, सोसाइटी पे, आपके कैरियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपको पूरा प्रॉपरली सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, एक पेपर का है ना, सिंपल रिसर्च पेपर है। हम ये है एक हमारे पास ग्रुप ऑफ पेपर जो पब्लिश करते हैं, एक आता है, इनका बोलते हैं एल्सेवियर है। एल्सेवियर का पेपर है और जर्नल का नाम है प्रोसीडिया सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। आप खुद देख लो इसका टाइटल कैसा होता है। टाइटल नॉलेज लेवल, ये 2014 का पेपर है, 2013-14 का है। नॉलेज लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अबाउट सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास क्या नॉलेज है ना, ये स्टडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है ना, और ये 2014 का, और ये आई थिंक ज़्यादातर डिपार्टमेंट ऑफ ओबस्ट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी कहाँ पर है, टर्की से है ना, द रिपब्लिक ऑफ टर्की, टर्की की यूनिवर्सिटी से है ना। तो अगर हम इसका पूरा देखेंगे, ये है एक एब्स्ट्रैक्ट, आप देख लो। पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट है पेपर का, फुल पेपर नहीं है। आप फुल पेपर, ये वाला पेपर आप गूगल स्कॉलर में भी सर्च कर सकते हो, और मैं आप प्रोवाइड भी करा दूंगा ये पेपर, अगर आपको थोड़ा सा देखना कि एक पेपर कैसे होना चाहिए। ठीक, इंट्रोडक्शन है इसमें, सिंपल देख लो। ऑब्जेक्टिव क्या है पेपर का, मेथड क्या किया, ये एक हम एब्स्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं, फाइंडिंग्स क्या है, रिजल्ट क्या है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले एक, जब आप रिसर्च पेपर की बात करते हैं, एक मतलब ये वो नहीं कि हम एग्ज़ाम दे रहे वो वाला पेपर नहीं। पेपर हम इसको बोलते हैं ताकि 2 या 10 या 15 पेज का होता है। पहले स्टार्टिंग में जब रिसर्च पेपर बनते थे वो 1 पेज 2 पेज का बनता था। आज से 100 साल 200 साल तो फिर एक टर्म कंटिन्यू आ गए रिसर्च पेपर। तो अब क्वेश्चन है कि वाई रिसर्च पेपर मैटर, इसका क्या फ़ायदा है रिसर्च पेपर का, इसका क्या मैटर है ना। रिसर्च पेपर मैटर्स बिकॉज, क्यों करते इतने लोग, आप डिफरेंट कंट्रीज़ जो है R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं ना। चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे हम नर्सिंग की बात करें, चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, जब तक हम रिसर्च ना करें उस फील्ड में हम एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। आप सोचो जितने रिसर्चर्स ने नर्सिंग पे रिसर्च की, तब जाके नए नए मेथड्स यूज़, जो आप नर्सिंग में डिफरेंट हॉस्पिटल में मेथड्स यूज़ करते टू ट्रीट पेशेंट, वो कैसे है, रिसर्च से। हिट एंड ट्रायल मेथड्स, न्यू वे ऑफ साइंटिफिक वे, एम्पेरिकल वे,
कि हमने ये मेथड यूज़ किया, उसके रिजल्ट्स देखे, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए तो हमने उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, है ना। तो अगर रिसर्च पेपर की बात करें तो रिसर्च पेपर का जो मैटर है, रिसर्च पेपर मैटर एज इट क्रिएट्स नॉलेज, it improves our skills obviously because we get investigating skills. It solve our problems, like the problem we face day to day life, like the problem in hospital, the problem in society, the problem of lack of knowledge in the society, the problem in some sort, and you are investigating these problems with the help of research paper. समझा कत कि रिसर्च पेपर मदद करन नॉलेज इट क्रिएट, ये मदद करता है किसमें, नॉलेज क्रिएट करने में, नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने में, हमारे स्किल को इम्प्रूव करता है ना। हम एक चीज़ को, मान लो कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में, हम उसको ऐसे अंधा कोई भी गैस लगा के सॉल्व करें कि एक मेथड बना के उसको सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, है ना। नर्सिंग में जब आप हॉस्पिटल्स में होते हैं डिफरेंट इश्यूज आते हैं वहाँ पर, तो हम रिसर्च पेपर का मकसद ये है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करना। जैसे कैंसर की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, रिसर्च, नए नए ड्रग्स बना रहे हैं ना। तो कैंसर के डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स आ रहे हैं तो उनका, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज आ रहे हैं तो उनका सोल्यूशन ड्रग्स, है ना। तो जहाँ पर भी हमें कोई प्रॉब्लम अराइज दिख रहे हैं, हम उसका सोल्यूशन दे रहे हैं और उस सोल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं पेपर में, ताकि जो बाकी इन्वेस्टिगेटर्स है जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस चीज़ को यूज़ करें फ्यूचर में। ये एक इम्पैक्टफुल चीज़ होता है। तो ये हमारी नॉलेज को एक्सपेंड करता है ना, हमारे अंडरस्टैंडिंग करता है उस सब्जेक्ट के बारे में। मान लो आप STDs पे स्टडी कर रहे हो, मान लो आप नॉलेज रिगार्डिंग सर्विकल कैंसर एमंग एडोल्सेंट गर्ल्स, है ना, तो आप उस पर कर रहे हो, तो आपको उस, जब आप स्टडी कर रहे हो, आप डिफरेंट लिटरेचर पढ़ रहे हो, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट के बारे में आपका ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, एनालिटिकल स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग क्या मतलब होता है कि आप एक चीज़ को हर तरीके से नाप तोल के देख रहे हो कि इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, ये नहीं है। ये जो स्किल है ना, क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव कर रहा है कि हम क्रिटिकली किसी चीज़ को कैसे, ऐसे नहीं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं हम एक्सेप्ट कर दे जाए, नहीं, हम क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, ये क्यों है। तो जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, तो फिर हम प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। एनालिटिकल स्किल क्या मतलब होता है कि हमारे पास जैसे डेटा है तो हम उसको प्रेजेंट कैसे करें, एक एनालिसिस कैसे करें, उसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल। काउंटिंग स्किल जिसको हम बोलते हैं। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, एंड दिस इज़ द रियल स्टडी जो मैं आप बात कर रहा हूँ, रियल रिसर्च पेपर। ऐसे नहीं कि फेक पेपर बना दिया, ऐसे किया वो, ये जो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं, वो बनाओ ना बनाओ, हाँ बेशक मे बी आपको कोई पॉइंट मिल जाएगा एग्जाम्स में या कुछ और, बट रियल सेंस में उसको कोई इम्पैक्ट नहीं। रियल जो मैं अभी आपको कोर्स करा रहा हूँ, मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो शायद आपको लाइफ टाइम यूज़ होगा। रिसर्च पेपर का मकसद ये कि नॉलेज क्रिएट करना। आप अपने फील्ड में मान लो आप PhD करने जा रहे हो, या कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई कुछ और आगे करना चाहता है, या कोई अपने प्रोफेशन में कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, टाइम मिल रहा है उसको, कोई प्रॉब्लम दिख रही है उसको सॉल्व करना चाहता है और उसको प्रेजेंट, वो जो आइडियाज़ है ना, एक प्रॉपर वे में आप प्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च। जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते देखोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, एनालिसिस करोगे, रिजल्ट्स दोगे, फिर आप उसको पब्लिशिंग हाउसेस पे भेजोगे, डिफरेंट जर्नल्स में, वो पब्लिश करेंगे आपकी स्टडी, तो लोग पढ़ेंगे और उनको इंसाइट मिलेगा। बहुत सारी स्टडीज जिन्होंने लोगों की मदद की। एनहेंस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्किल्स, जिनको एकेडमिया में काम करना, ज़्यादातर जो लाइक ट्यूटर बनना चाहते हैं, जो AP बनना चाहते हैं, ये जितनी ज़्यादा आप रिसर्च में काम करोगे उतना ज़्यादा आपको एकेडमिक स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, उस टॉपिक उस सब्जेक्ट पे आपका स्ट्रांग होल्ड भी होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा मैं आपको ऐसे शॉर्टकट्स नहीं बता सकता हूँ कि लाइक ये करो, फेक पेपर बनाओ, नहीं। अगर आपको सीखना है रियल स्टडी, यही है, दिस इज़ द वे। शॉर्टकट्स आर नॉट देयर। हाँ, मैं टूल्स सिखाऊंगा जिससे आपका टाइम बच जाएगा, मैं टूल्स सिखाऊंगा जिससे आप इजीली स्टडी सर्च कर पाओगे, मैं टूल्स सिखाऊंगा एक फॉर्मेटिंग कैसे करना है, बट मैं आपको फेक पेपर्स बनाना नहीं सिखा सकता। उसका कोई मकसद ही नहीं है, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं, किसी का भी लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं उसका।
तो अगर आप कुछ रियल सेंस में काम करना चाहते हो, और इसका जो इस सेंस में काम करेगा, मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा, उसको क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे इस चीज़ का। और ये प्रमोट करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, है ना। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास सबूत होता है इस चीज़ का। मान लो आप कोई ड्रग दे रहे हो, कोई इंजेक्शन दे रहे हो, 45 डिग्री एंगल पे आप इंजेक्ट कर रहे हो, कोई 60 डिग्री पे कर रहे हो, आपने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ट्राई किए, है ना। तो आपने देखा कि किससे इजीली डिलीवर होता है इंजेक्शन और पेन कितने हो रहे हैं। आपने पेन की एक स्केल बनाई, पेशेंट को बताया कि अगर मैंने ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया आपको कितनी पेन हो रही है। उस बेस पे आप एक मेथड बना रहे हो कि अगर आप इस एंगल पे इंजेक्ट कर रहे हो कोई मेडिसिन किसी के बॉडी में, उसको लेस पेन होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होता है। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर पहले सर्जरी करेगा, उसको उसके पहले में कोई एविडेंस ही नहीं होगा, कोई स्टडी नहीं होगी, तो वो अपना ही कोई नया टूल यूज़ करेगा, तो वो खतरा होता है ना। और ये एनकरेज करता है इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज़। मतलब मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली सबसे हाइप किस चीज़ की, एआई की। अब हम एआई को नर्सिंग फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे आ सकते हैं, है ना, नए तरीके कैसे कर सकते हैं ना, जो इजी ड्रग डिलीवरी, बेटर पेशेंट केयर, बेटर सोसाइटी। अगर आप एज ए सोसाइटी में रिसर्च कर रहे हो, वहाँ पर नॉलेज सोसाइटी में कितनी इस चीज़ों के बारे में, वहाँ पर आप एक बेटर वे सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। एआई को आप सोसाइटी के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हो फॉर नर्सिंग हेल्प, आप इन टॉपिक्स पे भी काम कर सकते हो। बहुत हाईली बेटर चीज़ें हैं ये चीज़। जब आप ये चीज़ करोगे प्रॉपर वे में, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ जाती है, लोग आ जाएंगे आपके पास सीखने के लिए, लोग आ जाएंगे आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। बड़े बड़े प्रोफेसर्स, एपीज आएंगे कि हम आपसे कोलैबोरेशन करेंगे, आपके साथ स्टडीज़ करेंगे। आपको प्रेजेंट अपना स्टडीज़ प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस पे बुलाया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा कि आप अपनी स्टडीज़ प्रेजेंट करो। तो आपकी एक रेपुटेशन डिफरेंट एज ए रिसर्चर, एज ए स्कॉलर, बहुत बेनिफिट है इस चीज़ का। और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, आप हर बार उस फील्ड में अपना बुक लिख सकते हो, आगे जाके बड़े बड़ी चीज़ें कर सकते हो। जिसको ज़्यादा एकेडेमिया में जाना है उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ पेंसिलिन, है ना, पेंसिलिन जो हमारे पास किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन क्या है, इट इज़ अ फर्स्ट वैक्सीन, है ना। तो अगर उस टाइम उसने वैक्सीन डिस्कवर नहीं की, हमारे पास वो चीज़ नहीं आती। आज कितनी बीमारी वैक्सीन ने ख़त्म किए हैं, चाहे पोलियो का वैक्सीन ले लो या मुख्तलिफ डिजीज़ का वैक्सीन ले लो। तो यानी कि उसकी एक स्टडी, एक इनोवेटिव चीज़ ने हमारी लाइफ में, आज हम कोई भी, चाहे कोविड-19 हो या कोई भी प्रॉब्लम है, हम उनकी ज़्यादातर कोशिश करें कि वैक्सीन बना लें, क्योंकि वैक्सीन इज़ बेटर इफेक्टिव, है ना। तो ये जो चीज़ें हमारे पास आ रहे हैं, तो जब कोई स्टडी कर रहा है, अगर उस स्टडी का कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आगे भी जा रहा है, लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं ना। तो अगर हम पेंसिलिन की बात करें, हमने क्या देखा उस टाइम कि ये बैक्टीरियाज को किल कर रहा है ना। तो और उसने, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उसने उस स्टडी को रिसर्च अपने पेपर में काउंट किया कि मैंने ये ड्रग डिलीवर किया, उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट आ रहा है। फिर दूसरे रिसर्चर्स ने, दूसरे साइंटिस्ट ने उस चीज़ को ट्राई आउट किया। तो जब उन्होंने सही पाया इस चीज़ को, तब जाके ये अथेंटिकेट हुआ कि भाई ये तो सही है। तब जाके हमें लगता है कि कितना इफेक्टिव है वैक्सीन, है ना। अभी तक हमने जो सेशन किया, ज़्यादातर लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा होगा कि इंट्रोडक्टरी टॉपिक ज़्यादा है। हाँ, टूल्स भी सिखाएंगे, बट एकदम से हम टूल्स पे नहीं जाएंगे। आप बोलोगे कि हमने ये चीज़ें, बहुत सारों ने ये चीज़ें पढ़ी भी होगी, पता भी होगा। हाँ बेशक, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि आपको नर्सिंग रिसर्च भी है। और मेन मकसद क्या है आज कोर्स का, आप लोग क्यों ज्वाइन किया, वाई आर यू हियर टुडे, व्हाट इज़ द मेन मकसद, कि आप क्यों आ रहे हो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। देयर आर फ्यू थिंग्स जो शायद आप जानने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले, एक रिसर्च पेपर क्यों मैटर करता है आपके लिए। तो अगर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो खुद से,
एग्ज़ाम्स में आपको यूटिलाइजेशन है। अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, वो एग्ज़ाम्स में भी आपकी उस टॉपिक पे परफॉर्मेंस बेटर होगी। दिस इज़ ट्रू। आपकी स्ट्रेंथ बेटर होगी उस टॉपिक पे, नॉलेज बेटर होगी। अगर आप पीजी और पीएचडी कर रहे हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, आपको कहीं जगह स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉरेन में, लाइक आपका रिसर्च, आपका थीसिस, डिसर्टेशन, ये सब उसमें काम आता है। आपका स्किल्स बढ़ जाते हैं, रिसर्च स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, एकेडमिक राइटिंग स्किल्स बढ़ते हैं। तो जब आप रिसर्च लिखते हो ना, आपकी राइटिंग स्किल्स डेफिनेटली बढ़ते हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट। क्योंकि आप एक एक पैराग्राफ को 10-10 बार लिखना की कोशिश कर रहे हो, आप इसको पैराफ्रेजिंग कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो कि इस टॉपिक में कोई इशू तो नहीं है, इस पैराग्राफ में कोई इशू तो नहीं है, डिफरेंट वे में लिखें। अगर आप कैरियर में है तो आपको प्रमोशंस मिल जाएंगे। मान लो तीन लोग एक ही जॉब कर रहे हैं, आगे कोई पोस्ट है, तो पोस्ट एक ही है, 3 लोग है। अब वो किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? उसी को ज़्यादा प्रमोट करेंगे जिसकी, अगर उसके पास बेटर स्किल होंगे, बेटर नॉलेज होगी। तो अगर आप अपना रिसर्च दिखाओगे वहाँ पर अपने सीवी में, करिकुलम में, तो आपको बेटर ऑब्वियसली उनसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि इसका तो रिसर्च पेपर है, इसका तो बेटर स्किल्स होंगे, तो आपको ज़्यादा चांसेस मिल जाएंगे वहाँ पे। आपकी क्रेडिबिलिटी सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप ट्यूटरिंग में या लीडरशिप रोल्स में या किसी इंडस्ट्री में काम करोगे या किसी अच्छे हॉस्पिटल सेटिंग में काम करोगे, आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी, आपको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि आप रिसर्चर हो, आपने इस टॉपिक पे रिसर्च किया, आपकी इतनी पब्लिशिंग है, तो आपको एकेडेमिया में ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी। अगर 2 टीचर से, एक टीचर जिसने कभी भी कोई रिसर्च पब्लिश नहीं की, दूसरा टीचर जिसके 4-5 पेपर्स पब्लिश है, मुझे लगता है स्टूडेंट ज़्यादा उसी की तरफ लीन आउट होंगे कि हम उससे सीखें, उससे पूछें, तो वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड अप होती है। अगर आप एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हो ट्यूटर के लिए या एपी के लिए, तो यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से या जेकेपीएससी या डिफरेंट जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं नेशन में, वहाँ पर जिसके भी पब्लिकेशंस है उसको पॉइंट्स मिलते हैं, 5 से 10 मार्क्स मिलते हैं। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 या 10 मार्क्स आपके पेपर्स में। अगर आपके 3 पेपर से 4 पेपर से, तो वो आपको बाकियों से एज देगा। अगर 1000 लोग कहीं जगह एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास 5 पेपर से 4 पेपर से, तो आपको एक एज मिलेगा। 10 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पर मिलेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट चीज़ जो है, जो अगर नर्सिंग स्टूडेंट है वो चाहता है कि मैं पीएचडी करने के लिए अब्रॉड जाऊँ, है ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है अगर उसके पास रिसर्च है, ठीक ना, तो उसको अब्रॉड में स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होती है। जिसकी रिसर्च है, अगर वो उसी टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक पे, क्योंकि पीएचडी का मतलब ही होती है रिसर्च। पूरी पीएचडी में आप रिसर्च ही करते हो, बट जिसका उस रिसर्च के पहले सिक्ल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसको एज मिलती है। अगर 1000 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर उसी को प्रेफरेंस मिलते हैं जिसके बड़े बड़े जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स है। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है प्रॉपरली 29 to 42 lakhs पर ईयर, वहाँ पर मिलती है यूएसए में, यूके में। वो ज़्यादातर आपको खर्चा ही होगा वहाँ पे, बट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पीएचडी मिल जाएगा अच्छे खासी यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत वहाँ से आके आप डायरेक्ट एपी या बड़े कोई पोस्ट पे मतलब जॉब मिल जाएगी। दिस इज़ 100% कन्फर्म, इसमें कोई शक नहीं है। 1 सेकेंड, ठीक, तो अब चाहे आप यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में आप लोग पीएचडी करना चाहते हो, तो आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा वहाँ पर इस रेंज के बीच में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूएसए की, वहाँ पर 40 से 40 to 41 lakhs पर ईयर मिलता है स्कॉलरशिप। इसी तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी मिलता है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मोनेश यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन, इन सब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीएचडी होगा, और अच्छी खासी इनकम भी होगी ड्यूरिंग पीएचडी। अगर किसी को पीएचडी करने का शौक है, एपी बनने का शौक है, तो वो इनमें ट्राई कर सकता है। अगर उसके पास रिसर्च पेपर होगी, बेटर नॉलेज होगी, उसको एज मिलेगा वहाँ पे, उसको वो लोग लेंगे।
यहाँ तक क्लियर है? ये तो ओवरऑल ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ रिसर्च पेपर, क्या होता है एक रिसर्च पेपर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक से ये सब आप लोगों ने कवर किया होगा, आई नो दैट कि बहुत सारे लोगों को पता है, बट स्टिल आई नीड टू कवर दिस। तो ये अभी व्हाट इज अ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर अभी तक हमने बताया कि प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ यू स्टडी इट, हु फाउंड इट, व्हाट इट मेंट। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसको स्टडी किया, तो आपने उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद क्या फाइंड किया, और ये दूसरों के लिए क्या मतलब है इस चीज़ का, समझ आए बात। अगर आप इन कॉन्टेक्स्ट से बोल रहे कि प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम मतलब मान लो कि आपको लग रहा है कि किसी हॉस्पिटल सेटिंग में किसी टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में कोई इशू हो रहा है। मान लो मदर्स फीडिंग मदर्स फीडिंग बेबीज, उनको फीडिंग में इशू आ रहा है, नॉलेज नहीं है, तो आपने प्रॉब्लम दिखी, तो आपने स्टडी की। अगर आपकी स्टडी ने पाया कि यहाँ पर ये इशू है, तो आप उस स्टडी को नोट डाउन करके पब्लिशिंग के लिए भेज सकते हो, पूरा डेटा कलेक्ट करके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिसर्च पेपर में क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि है क्या इशू, क्या किस टॉपिक पे मैं काम करने जा रहा हूँ, किस प्रॉब्लम पे काम करने जा रहा हूँ। दूसरी बार जब आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर आप सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम पे कौन कौन से क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, रिसर्च क्वेश्चन क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, समझ आ रही बात। प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की, कोई स्टेट में मान लो आपने यही मदर्स फीडिंग देयर इन्फेंट्स, ओके, तो मदर अपने इन्फेंट को फीड कर रहे हैं लेकिन उसको फीडिंग करने का टेक्निक्स नहीं पता, तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। अब आप सोच रहे हैं कि इस टॉपिक पे अगर मैं एनालाइज करूँ उन मदर्स पे तो इनको क्या इशू आ रहा है, तो आप क्या बनाओगे, एक रिसर्च क्वेश्चन, है ना। वो रिसर्च क्वेश्चन आप किसके पास, इवाल्वेटर्स के पास भेजोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इवाल्वेटर्स जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट्स के पास भेजोगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने हैं। फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, कि या पहले भी आप कर सकते हो या इसके दौरान भी कर सकते हो लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है, जो इस टॉपिक पे मान लो मदर फीडिंग देयर चिल्ड्रन, इस पे आप इंटरनेट पे लगा के सर्च करोगे और आप इस पे लिटरेचर देखोगे क्या क्या अवेलेबल है, उस बेस पे आप रिसर्च क्वेश्चंस या पूरा देख लोगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, यानी कि दो दूसरों ने इस पे काम किया है, पेपर बनाया, वो किस तरीके से बना है, उनको क्या मिला है उस चीज़ से, क्या इसी सेटिंग में की है, क्या इंडिया में की है, अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, नॉर्थ इंडिया की स्टडी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दो वहाँ पर। तो फिर आप मेथडोलॉजी डेवलप करते हो कि ये स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो, है ना, क्या क्या आपका डिज़ाइन क्या होगा, आपका सेटिंग क्या होगी, आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, ये सब एक प्रॉपर मेथडोलॉजी आप डेवलप करते हो। फिर आता है, ये सब करने के बाद अब जाते हो आप डेटा कलेक्शन के लिए। आपके पास मेथोडोलॉजी है, रिसर्च क्वेश्चनियर है, आपके पास लिटरेचर रिव्यूज़ है कि जो जो लिटरेचर आपने रिव्यू किया उसको मार्क के कि सही है, ये मेरी स्टडी में यूज़ होगा, उसको साइड में रखा, ये लिटरेचर सही है मेरी स्टडी में यूज़ होगा। फिर हम जाते हैं किस पे, डेटा कलेक्शन पे, है ना। हम डेटा कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं। डेटा हमने कलेक्ट किया, अब हम इस डेटा को क्या करेंगे, एनालिसिस, है ना। ये डेटा हमें क्या बता रहा है, उसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, है ना, उसके डिफरेंट फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, है ना, काइसुके टेस्ट, टी वैल्यू, है ना, बहुत सारे, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये हम एक स्टडी का डेप्थ बताता है, कोरिलेशंस बताते हैं ना। फिर हम एक रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, जब हम डेटा एनालिसिस तो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, क्या क्या रिजल्ट है। तो जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और हमारे रिजल्ट्स, जब हम रिजल्ट्स देख रहे हैं तो हमें अगर कोई प्रॉब्लम रिजल्ट्स में दिख रहा है कि जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की वो रिजल्ट्स हमें ये बता रहे हैं, तो ये एक स्टडी किस पे जाएगी, पब्लिशिंग के लिए। फिर तो इसके बाद आप इस रिजल्ट्स को डिस्कशन में लिखो कि ये रिजल्ट्स बताते क्या है, इनका मकसद क्या है। अगर आप इस रिजल्ट्स को यूज़ करोगे तो ये क्या बता रहा है, इसका मकसद क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में। मान लो जम्मू में आपने किसी गांव में स्टडी की कि वहाँ पर
इन्फेंट्स को या फॉर एग्जांपल मदर्स को वो नहीं आता कि अगर उनको बच्चों को फीवर वगैरह आता है तो वो क्या फर्स्ट एड क्या देंगे या फर्स्ट हैंड टेक्निक्स क्या करेंगे यूज़, कैसे वो उस चीज़ से डील करेंगे। तो उस पर अगर आपने स्टडी की तो फिर आप उस पर रिसर्च क्वेश्चंस बनाओगे, उसकी एग्जिस्टेंट रिसर्च जो हुई है, लिटरेचर रिव्यू उसी को बोलते हैं कि इससे पहले किस किस इंसान ने काम किया, किस किस रिसर्चर ने काम किया, उस टॉपिक को बार बार आप देखोगे कि प्रीवियसली क्या क्या मिला इस चीज़ के बारे में। फिर आप मेथोडोलॉजी देखोगे, फिर डेटा कलेक्शन देखोगे, फिर डेटा एनालिसिस देखोगे, फिर रिजल्ट्स देखोगे, फिर डिस्कशन। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। तो फिर हम एक कंक्लूजन देते हैं कि इस पूरे स्टडी का एक कंक्लूजन क्या निकला है, और रिकमेंडेशन फ्यूचर के लिए अगर कोई इस स्टडी को और बढ़ाना चाहता है, और जगहों पे करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हम देते हैं। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है रिसर्च पेपर का: प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। ये तरीका होना चाहिए आपका स्टडी करने का। आप सीधा रिजल्ट, डेटा एनालिसिस या मेथोडोलॉजी पे मत जाना। सबसे पहले आप स्टेटमेंट सिलेक्ट, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च क्वेश्चन आप एक साथ भी कर सकते हो, या वो पहले ये पहले, उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद अगर आप रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे, उससे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन बना पाओगे, आप ऑब्जेक्टिव्स बेटर बना पाओगे। मेथोडोलॉजी निकालोगे कि कौन से मेथड्स आप यूज़ करोगे। आपकी स्टडी कॉज एक्सपेरिमेंटल होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, एक्सप्लोरेटरी होगी, है ना। कौन सा डिज़ाइन आप करोगे, क्वांटिटेटिव होगी रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, रिव्यू पेपर बनाना चाहते हो उस पर, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, है ना। यहाँ तक एक फॉर्मेट हमारे पास है। ये होता है रिसर्च पेपर। हर कोई पेपर जितने भी दुनिया में है इसी फॉर्मेट के हिसाब से होते हैं। हाँ, किसी में कुछ और लिखते हैं, बट ओवरऑल फॉर्मेट यही होता है: प्रॉब्लम क्या है, क्या किया हमने काम, रिजल्ट्स क्या है, डिस्कशन। ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द कोर पैटर्न ऑफ ऑल द पेपर्स, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। एक रिसर्च पेपर में क्या नहीं होता, व्हाट इज़ नॉट ए रिसर्च पेपर। अभी तक तो हमने पढ़ा कि रिसर्च पेपर क्या है। अब हमें पता नहीं कि व्हाट इज़ नॉट ए रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या नहीं है। ये इंग्लिश ऐसे नहीं है कि हम एक एस्से लिखेंगे जैसे हम लिखते थे बचपन में एस्सेज, वैसे ही कोई पेपर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम कहानियाँ नहीं लिखने जा रहे इसमें। हमें बस एक प्रॉपर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, डेटा सब रखना, प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि जो भी कोई हो उसको इससे बेनिफिट क्या मिलता है, डिस्कशन में, कंक्लूजन में क्या चीज़ें निकल रही है, वो पता होना चाहिए। नॉट एक कोई ऐसे नहीं है। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि हम टेक्स्ट बुक से उठाएं तो वही कॉपी है, इंटरनेट से उठाए, ऐसा कुछ नहीं। पेपर इंटरनेट से, टेक्स्ट बुक से नहीं बनाया जाता है। पेपर प्रॉपर रिसर्च पेपर का लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, प्रॉपर मेथोडोलॉजी बनाने के बाद, जैसे आप थीसिस में करते थे, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस इज फॉर रिसर्च पेपर। उसमें आप पर्सनल ओपिनियंस नहीं रख सकते, मेरा मानना ये है, मेरा मानना, ऐसा नहीं चलता। आपको एक अनबायस जो आपकी स्टडी बता रहे, मान लो मैं मानता हूँ कि इस जगह पे, इस टॉपिक पे लोगों को अच्छी खासी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल STDs पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं नॉलेज एसेस कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है मेरा बायस है कि यहाँ पर नॉलेज है, तो मैं ये लिखूँगा कि मेरा बायस है कि यहाँ पर मुझे लगता था कि नॉलेज अच्छी है। ये हम डाल ही नहीं सकते, पर्सनल ओपिनियन नहीं। हम बात कर सकते सिर्फ रिजल्ट्स पे। हाँ, तब हम लिख सकते हैं कुछ जब हमारे पास कोई एविडेंस आए। और इसका मतलब ये नहीं कि हम रिसर्च पेपर का मतलब है कि हम डिफरेंट स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे तो इससे हमें पता चल, दूसरों को लगेगा कि भाई ये तो रिसर्च पेपर है। ऐसा कुछ भी नहीं। पेपर पढ़ने वाला एक एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज यूज़ करता है। रिसर्च पेपर में होती है एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज मीन्स लाइक कि छोटी, ऐसा नहीं कि एक जो पैराग्राफ मतलब हम एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में लिखते हैं, कट शॉर्ट्स में लिखते हैं चीज़ें, है ना। तो ये एक प्रॉपर चीज़ें हैं कि जो रिसर्च पेपर में नहीं है, कि नॉट ए इंग्लिश ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं है ना, पर्सनल ओपिनियन नहीं है, क्लिनिकल एविडेंस नहीं है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हम मान लो कोई बोलता है कि भाई मैं तो ये रिसर्च पेपर बना रहा हूँ,
अब इसमें कोई साइंटिफिक टर्म्स डालूं, क्वांटम मैकेनिक्स डालूं, ऐसे ऐसे टर्म्स डालूं, पढ़ने वाले को लगेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं। मेन चीज़ है कि जो पढ़ेगा बंदा, उसको जो खासकर रिसर्चर पढ़ेगा उसको समझ आना चाहिए कि आपने काम क्या किया है, आपका मकसद क्या है इस स्टडी का, आपके रिजल्ट्स क्या निकले, डेटा क्या है। अब जो हर पेपर का एक स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल, जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं IMRAD स्ट्रक्चर, इमराड, शॉर्ट में इमराड। इमराड स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम इमराड स्ट्रक्चर की बात करें, किसी को पता है इमराड स्ट्रक्चर? डज एनीबॉडी नो व्हाट इज एन इमराड स्ट्रक्चर? अगर किसी को पता है तो वो लिख सकता है चैट में। बट इन ड्रग एडिक्शन देयर इज सैंपल प्रॉब्लम। हाँ, कहीं जगह क्वेश्चन आ रहा है कि ड्रग एडिक्शन में सैंपल प्रॉब्लम होती है। हाँ, कहीं जगह सैंपल आपको नहीं मिलता है, कि हमें लगता है कि नहीं मिल जाता, लेकिन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन है तो हमें सैंपल कहाँ मिलेगा? रिहेबिलिटेशन सेंटर में। तो कहीं जगह नहीं मिलता है सैंपल, तो हम उस टाइम क्या करें? अगर सैंपल नहीं मिलता है तो हम, अगर सैंपल मिलना डिफ़िकल्ट है तो फिर स्टडी इनकम्प्लीट। वहाँ पर हमें खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मिल जाएगा सैंपल। मान लो किसी को मदर्स पे, जिनका 6 मंथ इन्फेंट है या 1 साल का इन्फेंट है, उन पे स्टडी करनी है। अब उसका सैंपल कहाँ मिलेगा? तो उनको ज़्यादातर कांटेक्ट करना पड़ेगा जो बच्चों को देखते हैं, डॉक्टर्स उनके क्लिनिक्स के आसपास होते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सैंपल। आप कहीं जगह भी जाओगे ना फॉर सैंपल कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, आपको सपोर्ट मिलेगा जब आप ऑनेस्टली स्टडी करोगे। जब आप ऑनेस्टली स्टडी नहीं करोगे, जब आपको लगेगा कि हम शॉर्टकट ले लेंगे, ये ख़त्म करेंगे, ये काम है ऐसा, तो फिर दूसरे भी इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और इवन दो कुछ स्टडीज़ में आपको फिर फंडिंग भी मिलती है। मान लो अगर गवर्नमेंट की स्टडी है, गवर्नमेंट किसी टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट होता है, वो आपको इंक्लूड करेंगे, आपको वहाँ पर फंडिंग भी मिलती है। अगर हम इमराड की बात करें तो इमराड जो होता है, इमराड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिसर्च पेपर लिखने की ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में जितने भी रिसर्च पेपर्स आप देख रहे हो ना, यही फॉर्मेट फॉलो होता है। ये एक रिसर्च पेपर को साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में, सिस्टमेटिक वे में, अंडरस्टैंडेबल और इजी फॉर्मेट में, और ताकि एक स्टडी को हम इजीली इवाल्वेट कर पाएंगे, यही फॉर्मेट फॉलो होता है। मैं अब इस फॉर्मेट के बारे में बात करूंगा, और अगले लेक्चर्स में इससे और डेप्थ हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें रिसर्च में। इसके 4 कंपोनेंट्स है, देयर आर 4 कंपोनेंट्स फॉर दिस, है ना। आई का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, है ना। अब आप पूछोगे व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो किस चीज़ की इंट्रोडक्शन, है ना। तो दूसरी चीज़ जो इसमें होता है, 1 सेकेंड, ओके, एम का मतलब होता है मेथड्स, ये याद रखना। आई इंट्रोडक्शन, एम मेथड्स, आर होता है रिजल्ट्स, डी होता है डिस्कशन। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इमराड। इसी तरीके से हमें फॉलो करना, पहले आई वाला पार्ट हमें क्लियर करना है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फिर मेथड्स, फिर रिजल्ट्स एंड फिर डिस्कशन, है ना। अब मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, मेथड्स का मतलब क्या है, रिजल्ट्स का क्या मतलब है, डिस्कशन का क्या मतलब है ना। इंट्रोडक्शन की बात करें, है ना। इंट्रोडक्शन सिंपल, क्या होती है इंट्रोडक्शन? स्टडी का मतलब इस इमराड स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? ये इंट्रोडक्शन एक स्टडी का बैकग्राउंड बताता है। इट टेल्स अस द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, और हाईलाइट करता है प्रॉब्लम। स्टडी का बैकग्राउंड बताता है और हाईलाइट करता है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। स्टडी किस प्रॉब्लम पे बेस्ड है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है ना। और वाई द प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे किसी भी रिसर्च पेपर का, तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है क्या, इस प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंस है क्या,
और प्रीवियस स्टडी में इसके बारे में क्या कहा गया है ना, और इसमें मिसिंग क्या है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं इस इंट्रोडक्शन में। प्रॉब्लम क्या है ये याद रखना, जब भी आप रिसर्च पेपर बनाओगे, इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हो ना आप रिसर्च पेपर में, तो ये 4 चीज़ों को वो डिफाइन करना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। उसमें आपका आना चाहिए व्हाट द प्रॉब्लम इज, है ना, व्हाई द प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट, आप उस पर इंपॉर्टेंस लिखोगे जिस पे हम बोलते हैं नीड ऑफ स्टडी, है ना। व्हाट इज ऑलरेडी नोन फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज, दूसरे स्टडीज जो थी, सर्वेज था, डेटा था, उससे क्या पता चल रहा है हमें, और मिसिंग क्या है। उन स्टडीज़ को देखने के बाद अगर ऑलरेडी स्टडीज़ हुई है इस टॉपिक पे, लेकिन उसमें मिसिंग क्या है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, ये चीज़ें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आना ही चाहिए। समझे बात। जब भी आप पेपर है तो उसमें ये 4 इंट्रोडक्शन पार्ट में होने चाहिए। जब भी आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ोगे या खुद बनाओगे तो इसमें ये 4 क्वेश्चन होने चाहिए। व्हाट द प्रॉब्लम, व्हाई द प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट, इसमें वो मेंशन करना है आपको, पैराग्राफ में पूरा लिखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो ऐसे नहीं लिखना कि इसकी इंपॉर्टेंस है खुद के लैंग्वेज, नहीं, उसको ऐसे डिफाइन करना है कि किसी स्टडी के साथ दिखाना कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। व्हाट इज ऑलरेडी, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी कर रहा हूँ एसटीडीज़ पे जम्मू में, है ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सिंपल है कि मैं एसटीडीज़ की नॉलेज एसेस कर रहा हूँ, ठीक। वाई द प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं प्रीवियस स्टडीज़ रेफर करूँगा जम्मू में जो हुई है, कि यहाँ पर प्रीवियस स्टडीज़ ने बताया कि यहाँ पर नॉलेज कम है एसटीडीज़ पे। अब मैं फर्दर इसको और एक्सेस कर रहा हूँ कि अगर नॉलेज कम है तो उसका रीज़न क्या है। व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज़, और फिर मैं मेंशन करूँगा कि प्रीवियस स्टडीज़ में क्या क्या नोन है। व्हाट इज़ मिसिंग और नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्या मिसिंग है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है। ये ऐसे नहीं होता कि एक एक पैराग्राफ लिखेंगे 10 स्टडीज़, नहीं, इसमें कम ही स्टडीज़, जितने भी 2-2 3-3 लाइनें लिखनी पड़ती है शॉर्टकट में। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम भी शॉर्टकट में लिखना पड़ता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है रिसर्च पेपर का, कि इसमें ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके एक जर्नल आपको एक्सेप्ट करेगा कि भाई आपका पेपर एक सॉलिड है, जब आप ऐसा इंट्रोडक्शन बनाओगे इन 4 क्वेश्चंस के बेस पे। दूसरा होता है मेथड्स, है ना। सबसे पहले क्या आया था, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें पता होना चाहिए, जब भी आप इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाओगे तो ये 4 क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने मेंशन किया है, इस टाइप की स्टडीज़ डाली है, प्रीवियस स्टडी कोई डाली इसमें, कोई इस रेलिवेंट स्टडी, और मिसिंग क्या है इस चीज़ में, अगर प्रीवियस स्टडी हुई है तो उसमें मिसिंग क्या है, तो ये चीज़। दूसरा आता है इसके बाद मेथड्स। मेथड्स हमें एक्सप्लेन करता है कि रिसर्च कैसे कैरी आउट हुई है ना। अगर हमने ये स्टडी की है ना, तो ये स्टडी करने जा रहे हैं हम, तो इसमें हमने क्या ये स्टडी किस पैटर्न से फॉलो किया, इसमें क्या क्या मेथड हमने यूज़ किया है ना, तो ये पूरा प्रॉपरली होना चाहिए। सबसे पहले हु पार्टिसिपेटेड इन द स्टडी, कौन से लोग इस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स है, एडोलसेंट्स है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, कम्युनिटी है, हॉस्पिटल में है कोई स्टडी, है ना, टाइप ऑफ पॉपुलेशन क्या है, फीमेल्स है, मेल्स है, व्हाट एवर द पॉपुलेशन इज, या कोई भी है, मिक्स पॉपुलेशन है। तो मेथड्स में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि स्टडी में सैम्पल और पॉपुलेशन क्या है। आपने प्रोसीजर्स क्या क्या अप्लाई किए, व्हाट प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटरवेंशन देना है तो मैंने कौन से इंटरवेंशन दिए है, मैंने कोई वीडियोग्राफी दे रहा है, कोई STP दे रहा है, कोई कुछ और इंटरवेंशन दे रहा है, कोई बुकलेट दे रहा है ना, तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ इंटरवेंशन जो एक लोग दे रहे हैं, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज़। अगर इंटरवेंशन नहीं है तो प्रोसीजर क्या है आपकी स्टडी का, अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है जिसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है तो प्रोसीजर क्या क्या फॉलो किया आपने, वो प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। और डेटा कैसे कलेक्ट किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेथोडोलॉजी का कोर, ये है कि डेटा कैसे कलेक्ट किया गया, डेटा में टूल्स क्या यूज़ किए, क्वेश्चनर क्या किया यूज़, ऑब्जर्वेशन क्या क्या रखे आपने, है ना। और डेटा कैसे कलेक्ट किया गया, डेटा पूरा लिखना पड़ता है कि डेटा किस डेट पे किया है, कलेक्शन कैसे किया डेटा की, प्रॉपर टाइम दिया, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के 20 से 40 मिनट के बीच एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चनेयर
फिलअप किया है, फिर हमने इतने दिन के बाद, ये पूरा एक पैटर्न में लिखना पड़ता है कि हमने डेटा कैसे कलेक्ट किया है। और डेटा कलेक्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने परमिशंस ली। अगर फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो, है ना, कोई भी स्टडी कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर नर्सिंग फील्ड में। जब भी आप स्टडी कर रहे हो कि आपका सैंपल जो होता है, आपका जो डेटा होता है वो ह्यूमन होते हैं, है ना, इंसान होते हैं आपके डेटा, तो आपको उनसे पूरा परमिशन लेना पड़ेगा। और जब आप वो परमिशन लोगे, मान लो मैंने परमिशन ले लिया, कंसेंट ले ली, कंसेंट पे पूरा लिखना, उनका सिग्नेचर, उनका डेट और उनका फादर्स नेम भी अगर है, 2-3 कॉलम्स आप रखोगे बेटर होगा। फिर उस डेटा को अपने पास रखना तब तक जब तक आपकी स्टडी पब्लिश ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जर्नल में पब्लिश कर रहे हो कोई स्टडी, आपने डेटा दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा, वो बोलेंगे कि इस डेटा को ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेट योर डेटा। हमारे पास रा डेटा भेजो जहाँ पर पूरा नाम होगा, किस बच्चे ने दिया, लोकेशन किस लोकेलिटी में, उसका फ़ोन नंबर भी होगा या कुछ होगा, वो पूरा वो लेते हैं। जितना ज़्यादा आपका डेटा ऑथेंटिकेट होगा, सही होगा, रियल होगा, उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी स्टडी पब्लिश होगी और उतनी कम इश्यूज़ आएंगे आपकी स्टडी में। वो डेटा को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करते हैं। मान लो डेटा मैं भी बना सकता हूँ, कोई भी बना सकता है, लैपटॉप पे खोला, एक्सेल शीट बना दिया डेटा। अब ये और रियल डेटा में कैसे फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पर पूरा होता है कि जो सैंपल है, उस सैंपल का नाम क्या है, उस सैंपल का एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ताकि वो ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। बड़े बड़े जर्नल्स, अगर आप बड़े जर्नल्स टारगेट कर रहे हो तो ये चीज़ें याद रखोगे, छोटी सी चीज़ है, ये याद रखा करो, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डेटा उठाओगे, जो कंसेंट फॉर्म है खासकर, उसको अपने पास रखा करो। और उस रॉ डेटा को, उनका नाम, एड्रेस वगैरह आप एक एक्सेल शीट में बना के अपने पास रखा करो। वो जाके अगर आगे मांगेंगे तो आप उसको डिजिटल फॉर्मेट में वो भेज देंगे, तो उससे ज़्यादा ऑथेंटिकेशन होती है, आगे जाके कोई क्वेश्चन ना रेज करे कि आपका डेटा फेक है। आपने स्टडी में डिज़ाइन क्या यूज़ किया और ड्यूरेशन, कितना टाइम लगा आपको इस स्टडी में, खासकर डेटा कलेक्शन में कितना टाइम लगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टडी कब स्टार्ट की, खासकर मेन डेटा कलेक्शन पे, कि कब से डेटा कलेक्शन स्टार्ट किया, कहाँ तक, कब कंप्लीट हुआ। ये 4 चीज़ें आपके मेथोडोलॉजी में होने ही चाहिए। एक, हु पार्टिसिपेट्स इन द स्टडी, प्रोसीजर क्या क्या किया आपने स्टडी में, डेटा क्या क्या कलेक्ट किया, किस टाइप का डेटा है, और परमिशंस वगैरह होने ही चाहिए, और स्टडी डिज़ाइन एंड ड्यूरेशन, है ना। तो हमारे पास इमरैड स्ट्रक्चर के 2 पॉइंट्स हमने पढ़े, एक इंट्रोडक्शन, दूसरा मेथड्स। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कोर होता है उसको बोलते हैं रिजल्ट। ये इमरैड क्या होता है, इमरैड मतलब यही स्ट्रक्चर हर रिसर्च पेपर में होता है, रिव्यू पेपर को छोड़ के। हम उसमें इंट्रोडक्शन होता है, मेथड्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। जब हम रिजल्ट्स लिखते हैं तो डेटा हम किसमें, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और ग्राफ्स। एक चीज याद रखो, जर्नल्स कम ग्राफ्स पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर टेबल्स पसंद करते हैं। जब आप जर्नल में स्टडी डाल रहे हो, रिसर्च पेपर डाल रहे हो, तो आप कोशिश करो कि अगर आपके पास 10 टेबल है तो मैक्सिमम टेबल्स आप कोशिश करो 5 से कम रखो। अगर 2-3 टेबल्स है, उनको टेबल्स को सम अप करो, 2 टेबल्स को एक टेबल बनाओ, 3 टेबल्स को एक टेबल बनाओ। मान लो किसी के 10 टेबल होते हैं, 11 टेबल होते हैं, उसको सम अप करके ना 5 टेबल के कम रखो, और ग्राफ्स कम से कम। क्योंकि देखो क्या होता है, जब एक जर्नल आपका पेपर पब्लिश करता है ना, उसके पास हर चीज़, जो भी चीज़ वो डालता है ना, उसकी मेहनत लगती है, उसको पैसे लगता है। अगर वो W डालेगा, हु डालेगा, हर चीज़ का उसको कैलकुलेटेड होता है। वो ज़्यादा जहाँ पर आप कंसाइज कर सकते हो वहाँ पर कंसाइज करना पड़ता है। मान लो अगर आपका डेटा सारा टेबल्स में आएगा तो आपको टेबल्स में रखना पड़ेगा, ग्राफ्स हटाने पड़ेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल सोशो डेमोग्राफिक वेरिएबल है आपके पास, आपका एक टेबल बना हुआ है, तो उसकी ग्राफ्स भी बने, तो ग्राफ्स आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं, खाली टेबल रखना पड़ेगा। ग्राफ्स उसी कैटेगरी में यूज़ होते हैं जहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट दिखाना पड़ेगा। मान लो लॉगरिदमिक स्केल दिखानी पड़ेगी, तो तब उन कैटेगरीज में आप ग्राफ्स दिखाओगे। ज़्यादातर टेबल्स ही होते हैं, जो नर्सिंग में होते हैं खासकर टेबल्स होते हैं। 5 टेबल्स आप मान लो, 5 टेबल से कम 5 इज़ द मैक्सिमम लिमिट। उससे ऊपर हो तो उस केस में ज़्यादा होते हैं, जिस केस में आप लाखों में, हज़ारों में सैंपल हो, तो वहाँ पर अगर होंगे तो शायद वो चल जाएगा। और स्टडी आप ऐसे दिमाग में टारगेट रखो, 10 पेज इज़ द मैक्सिमम, 10-11 पेज, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
है ना। अगर ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा उनको इशू होता है कि हमारे पास इतनी पेजेस होते हैं, हम इसका क्यों इतना देंगे स्पेस। वो देखते हैं कि स्टडी के लिए इतनी स्पेस देना ज़रूरी है या नहीं। तो रिजल्ट्स क्या, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, की फाइंडिंग्स विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो रिजल्ट्स में हम एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते। जब भी हम रिसर्च पेपर में रिजल्ट्स लिखते हैं, जैसे हम थीसिस में लिखते हैं ना, ऊपर रिजल्ट्स नीचे एक्सप्लेनेशन, उसमें सिंपल टेबल नो एक्सप्लेनेशन। रिजल्ट्स में सिंपल टेबल नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। और उसमें हम थोड़ा सा पैटर्न और ट्रेंड्स लिख सकते हैं, जैसे पी वैल्यू फॉर एग्जांपल एसोसिएटेड है, नॉट एसोसिएटेड, इतना मेंशन कर सकते हैं। पी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0.05 तो या लेस देन 0.05 वो वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बस वो, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं। रिजल्ट्स में नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। जब भी आप पेपर बनाओगे रिजल्ट्स में एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना। ये गलती मत करना कि रिजल्ट्स में एक्सप्लेनेशन है। सिंपल टेबल डालो, टेबल नंबर प्रॉपर, अगर ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव डाल सकते हो, मतलब टेबल के ऊपर होते हैं ना ऑब्जेक्टिव और उसका टेबल बना होता है, वो डाल सकते हो बस। अगर आपका फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डीएफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो आप मेंशन कर सकते हो। पी वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन ये, या आप मेंशन कर सकते हो पी वैल्यू ही मेंशन कर सकते हो, और ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो मेंशन, लेकिन आप एक एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आता है डिस्कशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि हमने रिजल्ट तक पहुंचा तो स्टडी गई, नहीं। डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी। इसमें आप इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट से, कि आपको जो रिजल्ट्स मिले अब इसमें एक्सप्लेनेशन देना है, आपको सेक्शन बनाना पड़ेगा डिस्कशन का, तब जाके आपको रिजल्ट्स डिस्कस करने पड़ेंगे वहाँ पे। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, कंपैरिजन विथ प्रीवियस स्टडीज़। तो आपका सबसे पहले इंटरप्रिटेशन क्या है रिजल्ट्स। मान लो नॉलेज ज़्यादा मिल रही है, तो ज़्यादा परसेंट का नॉलेज मिल रहा है, तो आप वहाँ पर मेंशन करोगे इतने परसेंट उसको नॉलेज ज़्यादा मिल रही है, इस जेंडर को ज़्यादा नॉलेज है, इस जेंडर को कम नॉलेज है, तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब लोग मिस कर रहे हैं, कंपैरिजन विथ प्रीवियस स्टडीज़। वो जो डेटा है उसको आप क्या करना है, इंटरनेट पे डाल के उसका रेलिवेंट डेटा देखना है कि इस स्टडी का रेलिवेंट डेटा कहीं जगह मिल रहा है, और उस स्टडी में भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है या डिनाई किया है। अगर जो भी स्टडी आपके सपोर्ट में आ रही वो भी ऐसा ही ट्रेंड दिखा रही, ऐसे ही चीज़ें दिखा रही, तो आपकी स्टडी क्या होगी, स्ट्रांग। तो डिस्कशन में कंपैरिजन विद प्रीवियस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखना। इम्प्लीकेशन फॉर प्रैक्टिस स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग। तो फिर इसका डिस्कशन में ये भी मेंशन करना है कि इसको प्रैक्टिस में क्या इम्प्लीकेशंस है, खासकर नर्सिंग में, अगर हम इसको क्लिनिक में यूज़ करें, या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है अगर क्लिनिकल स्टडीज होंगे। तो लिमिटेशंस इसी डिस्कशन के नीचे ही आते हैं, डिस्कशन के नीचे लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी क्या है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इमरैड स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा मेथोडोलॉजी, तीसरा रिजल्ट्स, लास्ट में डिस्कशन। ये 4 चीज़ें स्टडी में होनी ही चाहिए, इसके बगैर स्टडी इनकम्प्लीट है। डिस्कशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें। रिजल्ट सबसे इम्पॉर्टेंट और डिस्कशन, ये 2 पार्ट आप मान लो कोर ऑफ द स्टडी है। इस पे सीधा रिजेक्ट और एक्सेप्ट करता जनरल पहली नज़र में इसी चीज़ पे। बाकी इंट्रोडक्शन पे अगर कुछ इशू होगा तो वो मॉडिफिकेशन के लिए बोलेंगे कि ये पैराग्राफ सही नहीं है, ये ऐसा है ऐसा है, ग्रामर में इशू है, वो करेंगे। लेकिन रिजल्ट्स और डिस्कशन आपकी स्टडी की जितनी स्ट्रांग और एक्यूरेट हो, उतनी पॉसिबल आपकी स्टडी बड़े से जर्नल में पब्लिश होगी। समझ आया? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट यहाँ तक? अगर कोई माइक खोल भी सकता है, बोल सकता है, कोई इशू नहीं। समझ आ रहा है कुछ, या मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ? थोड़ा सा क्लास लंबा जा रहा है, बट अगर आपको समझ आ रहा है अभी तक तो आप थम्स अप कर दो, वहाँ पर है इमोजी वाला। तो अगर नहीं आ रहा समझ तो थम्स डाउन भी कर सकते हो, नो इशू। ठीक, गुड गुड, ठीक ठीक। देख रहा हूँ मैं कौन कौन थम्स अप कर रहा है, किसको समझ आ रहा है किसको नहीं। ठीक ठीक, गुड। अगर देखो एक ही क्लास में, एक ही लेक्चर में
ये कंप्लीट नहीं होगा। और याद रखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब तक आप रिसर्च करना स्टार्ट नहीं करोगे आपको इश्यूज आएंगे। इट इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। जितना ज़्यादा टाइम होगा, मुझे आज 3 साल हो गए डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ बनाते हुए, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर्स बना रहे, तब जाके मैं आज एक कंफर्टेबल स्पेस पे हूँ कि मुझे पता चलता है कि इसमें क्या इशू है, क्या नहीं, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। जब आप ये चीज़ें करोगे फिर टाइम चीज़ें स्ट्रांग होंगी। खासकर जो एकेडेमिया में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो स्टडीज़ को अच्छे से देख ले। वो उनके लिए बहुत, देखो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहते हो वो डिफरेंट सेक्टर है, अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो आपको एक, क्योंकि अभी हज़ारों लाखों लोगों ने स्टडीज़ पब्लिश किया है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारे नर्सिंग में स्टडीज़ पब्लिश करते हैं, बट वही ऐसा नहीं कि स्टडी पब्लिश है तो पता कुछ भी नहीं। पता होना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्टडीज़ पढ़ो, देखो हमने क्या किया है, ये इमराट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ये स्ट्रक्चर याद रखो। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कॉलेज में आपको ये चीज़ें पढ़ाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम टूल्स सीखेंगे, टूल्स इसमें नहीं है कि हम कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे, मैं एकदम नहीं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी। ये 10 लेक्चर होंगे, 12 लेक्चर होंगे, 20 लेक्चर होंगे, मुझे नहीं पता, बट इसमें जो एक कंप्लीट करेगा पूरा लेक्चर, मैं गारंटी दूंगा एंड पे हम एक एक्टिविटी करेंगे जहाँ पर हम एक पेपर बनाएंगे। अगर 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 2-2 3-3 लोग बना के ग्रुप करके एक छोटे मोटे पेपर बनाएंगे, हम उनको पब्लिशिंग के लिए भी भेज देंगे। तो एंड में शायद जो जो होगा उनको पेपर बनने का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो और डिस्कशन में हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च। तो फ्यूचर में अगर कोई इसमें ये करना चाहता है तो वो लिखना पड़ता है कि रिकमेंडेशंस है, लिमिटेशंस है, ये ज़रूर मेंशन करना पड़ता है। सॉरी, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज़ ए फियर्स एंड मिथ है। तो ये फियर है क्या है, तो मिथ क्या है, मतलब स्टडीज़ में क्या डर रहता है लोगों को, एंड मिथ, ये यहाँ पर फियर है, FEARS, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो फियर्स एंड मिथ्स क्या है स्टडी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको किस चीज़ से डर लगता है जब आप एक रिसर्च स्टडी कर रहे हो, क्या डर है आपके अंदर। मुझे लगता है कि डर है कि हम कैसे करें। जब तक आप लैपटॉप उठाओगे नहीं, जब तक एक सबसे पहले सिंपल काम आप करना, एक स्टडी डाउनलोड कर देना कोई, और उसको अच्छे से देख लेना। प्रिंट आउट भी हो तो प्रिंट आउट निकाल के देख लो, और उसको लाइन बाय लाइन देख लो कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। फिर वो फॉर्मेट आपके माइंड में, फिर ट्राई करो उसी तरीके से, अपनी थीसिस हो या कुछ हो, उसको उसी तरीके से लिखने की कोशिश करो। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आप काम करना नहीं स्टार्ट करोगे, आप रिसर्च पेपर नहीं बना पाओगे। आप चाहे मेरे पास, किसी दुनिया के किसी भी इंसान के पास जाओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। कॉमन फियर क्या है, आमतौर पे कौन सा डर रहता है। माई इंग्लिश इज़ वीक, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, मैं अगर लिखूं क्या पता क्या होगा, आगे वाला कैसे जज करेगा, ये एक फियर है। या ऐसा कुछ नहीं। आज के ज़माने में टूल्स अवेलेबल है जो आपकी अगर कहीं जगह स्पेलिंग मिस्टेक है वो चेक करके देंगे। चाहे आप कहीं AI बॉट्स यूज़ करो, चैट बॉट्स यूज़ करो, वो आपके इंग्लिश के लिए आप यूज़ कर सकते हो, नो इशू। बट आप उसी से पेपर लिखोगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो 100% गलत है, वो कहीं जगह पब्लिश नहीं होगा। तो इंग्लिश वीक है, उसके लिए बॉट्स भी है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप एडवांस लैंग्वेज यूज़ करो, आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आई डोंट नो स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग में इतने ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स भी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स इतना डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा तो कहीं और से भी आप हेल्प ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट डर जो होता है कि स्टूडेंट लिखना चाहता है, उसको पता नहीं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, आई डोंट नो वायर टू स्टार्ट, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ इस चीज़ को। तो सबको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमें स्टार्ट कैसे करें, उनको क्लैरिटी नहीं है कि प्रोसेस कैसे हो रही है, तो उनको कुछ पता ही नहीं कि हम कैसे करें। तो जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं। आप लिखना स्टार्ट करो, आप अपनी थीसिस साइड में रखो, कोई पेपर डाउनलोड करो इंटरनेट से, उस थीसिस को अपने पेपर में, अगर आपके पास थीसिस भी नहीं, पेपर भी नहीं, आप इंटरनेट से एक थीसिस डाउनलोड करो और आप साथ में एक पेपर रखो, उसी फॉर्मेट में उसको लिखने की कोशिश करो, ठीक है। आप AI बॉट्स का मदद कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, जो भी टूल्स हैं ना वो आगे जाके मिलेगी, इस लेक्चर में नहीं मिलेंगे, है ना।
कुछ लोग बोलते हैं कि रिसर्च इज़ ओनली फॉर एक्सपर्ट्स, जिनको एक्सपर्ट कोई नहीं बनता जब तक वो बिगिनर नहीं। जब मैंने पहले स्टार्टिंग में स्टडीज़ की, धीरे धीरे मैं भी सीखा, मैंने खुद कोर्सेज़ की, मैंने खुद मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने की कोशिश की, तब जाके आज मैं आराम से कंफर्टेबल कोई भी स्टडी लिख सकता हूँ, कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ। जब तक आप बिगिनर नहीं होगे तो एक्सपर्ट नहीं बनोगे। यू हैव टू गेट आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन, यू हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा लैपटॉप के पास, आपको सीखना पड़ेगा। अब एक्टिविटी आप एक कर सकते हो। सबसे पहले आप एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हो आज की एक्टिविटी के लिए? इंडिविजुअल थिंकिंग है ना। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं तो आप क्या करोगे? आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लो अपने आसपास क्या डेली वर्क में क्या आ रही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलेटेड टू नर्सिंग और नर्सिंग स्टडी। जैसे आपको नर्सिंग स्टडीज़ पता है, उसी हिसाब के एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लो। मान लो फॉर एग्जांपल आपको, हाँ, फ़ोन एडिक्शन एमंग चिल्ड्रंस, ये आजकल आम है ना। आप इस टाइप की कोई आसपास देख रहे हो बच्चे फ़ोन एडिक्टेड है, तो आप इस सोच रहे हो कि ये स्टडी, तो इस पर मैं स्टडी कर सकता हूँ कि फ़ोन एडिक्शन का काज और रीज़न क्या है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर फ़ोन एडिक्शन। तो उस टाइप की स्टडी करना, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो जो आसपास के प्रॉब्लम है ना, उसी पे ज़्यादातर कोशिश करो स्टडी बनाने की, ना कि ऐसा कि जिनका कोई मैच ही ना हो। मतलब आसपास और पॉपुलेशन कुछ और ही हो। मतलब ऐसी ऐसी स्टडीज़ है ना जिनको ग्राउंड लेवल से कोई लेना देना नहीं है। स्टडीज़ ऐसी होनी चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे काम करे, उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ज़्यादा लोग अभी आई थिंक मल्टीपल, एज फार एज वो एक स्टडी है कश्मीर की कि लोग किस एज में शादी करते हैं, तो वो ग्राउंड लेवल से मैच है। तो उस स्टडी को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया आगे जाके कि ये स्टडी है, इसमें इतना पता चला, ये सर्वे है, इसमें इतना पता चला कि इस एज में इंडिया में कश्मीर में ये ग्रुप के है। तो ये जो स्टडीज़ है, ये जो होते हैं, ये जो डेटा होता है, उसको ज़्यादा लोग कवर करते हैं क्योंकि कैचिंग होता है। जो ग्राउंड लेवल स्टडीज़ होते हैं ना, उसको ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है साइटेशन का। साइटेशन मतलब होता है कि दूसरे लोग आपके काम को अपने काम में यूज़ कर रहे हैं, अपने स्टडीज़ में यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं साइटेशन। तो जिसके ज़्यादा साइटेशन होती है पेपर में, उसका उतना ज़्यादा बेटर होता है वो। जैसे हम देख सकते हैं पेशेंट के एजुकेशनल गैप्स, जो आपके पास पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में या स्टूडेंट्स हैं, उनके एजुकेशनल गैप्स कहाँ कहाँ के हैं, क्या क्या किस किस चीज़ में उनको दिक्कत आ रही, कौन से एजुकेशनल गैप्स है। आप देख सकते हो एग्जॉर्सिज्म एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, या तसरुप है ना। इस पर बहुत नॉलेजेबल गैप है कश्मीर में, आप उस पर स्टडी कर सकते हो। उसको इन ए मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ऐसे नहीं कि आप ऐसे किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, उस पर आप बना सकते हो। और लोकल पॉपुलेशन में आप देख सकते हो कि खलक तसरु बनो और इनका इम क्या सोलूशन दिवन नॉलेज क्वेश्चन ये कत ज़बरदस्त बनित। तो पेशेंट एजुकेशन गैप्स है ना, पुअर मेडिकेशन एडहेरेंस है ना, कि दवा दिवान पन्ने बच्चन या मेडिकेशन दिवान या घर यूज़ करान, तुहुंद तुम यूज़ करान प्रॉपर पैटर्न फॉलो आसान करान मेडिकेशन करने खतर या नहीं। या इनफेक्टिव टीचिंग मेथड्स अगर बदल का नर्सिंग से बाहर होगा, सोशोलॉजी या कौन से एक टीचिंग मेथड्स पे। हाई क्लिनिकल वर्कलोड, अगर क्लिनिकस में ज़्यादा वर्कलोड, उससे पेशेंट का वेलबींग पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उस पर आप स्टडीज़ कर सकते हो। फिर इस प्रॉब्लम को आप कन्वर्ट करोगे इनटू रिसर्च आइडिया। जब आपके पास एक प्रॉब्लम दिख रही है, इसी तरीके से एक्चुअली दिस इज़ द रियल वे ऑफ टू डूइंग स्टडी। बाकी जितने भी कर रहे हैं ना ऐसे इमेजिनरी प्रॉब्लम बना दिया, ऐसा कुछ, वो कुछ नहीं है। ये स्टडी हो ना, ये जो बंदा करेगा उसको, मुझे लगता है वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा। उसको मीडिया कवरेज पॉसिबिलिटी है, उसको फेलोशिप्स मिलेंगे, उसको पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है इसमें। इवन दो अवार्ड्स वगैरह, यंग इनोवेटर अवार्ड या यंग साइंटिस्ट अवार्ड, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। सिटम अवार्ड मिलते हैं गर्ल्स को, गर्ल्स इन साइंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जिसको इन चीज़ों में घुसना है, वो चाहता है कि मैं एक्सेल करूं, तो वो इन चीज़ों में लोकल रियल वो स्टडी ऐसा होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि मुझे भी सच में लग रहा है कि सही, मतलब आपको खुद पे पहले होना चाहिए कि इस रियलिटी है, ये फेक नहीं है। नॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, लाइक एक एग्जांपल है, जैसे मैंने इस प्रॉब्लम को एक रिसर्च आइडिया में बना दिया कि नर्सिंग स्टूडेंट्स में प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज का नॉलेज कितना है,
मतलब इससे मैंने आपको बोला कि एक आइडिया था, मैंने देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स को एसटीडीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, एसटीआईज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैंने पता किया और उस पर स्टडी बना दी। फिर एनकरेज पार्टिसिपेशन। फिर जो लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेन चीज़ जो है कि वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, जो आपकी प्रॉब्लम सैम्पल है वो उसमें रियल भी पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं कि तुम जन आसमानी टिक सो लगन तुम गस रियल मज कर सह गस हावन रियल डेटा। अगर प्रॉब्लम कुछ जाए सह गस शो करें, सो स्टडी सक्सेसफुल आसान। एप्रिसिएशन देयर एफर्ट, जब भी वो पार्टिसिपेट करो उनको एप्रिसिएशन करो, उसको फोकस करो पार्टिसिपेशन के रादर देन परफेक्शन। प्रोवाइड ब्रीफ गाइडेंस, और हर बार जब भी आप स्टडी करोगे जो भी लोग पार्टिसिपेट करो उनको थोड़ा सा गाइडेंस करो। पहले खुद पढ़ के जाओ अच्छे से कि मेरी स्टडी क्या है, मुझे क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा उनको बता दो, तब जाके वो अच्छे से पेपर ये क्वेश्चन आपको कैसे फिलअप करना है, कौन सी चीज़ें करनी है, टाइम क्यों लेना है, हर क्वेश्चन का मतलब और आंसर का मतलब भी आप बता सकते हो अगर उनको इंग्लिश या लैंग्वेज बैरियर आता है। अब है बात रोड मैप और कंक्लूजन। फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुंचे। बहुत सारे लोग बोर हो गए, सॉरी फॉर दैट, बट लिटिल बिट इट इज़ अ बोरिंग। क्या करूं मैं, किसी तरीके से मैं कोशिश करूं कि आपको हंसाऊं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। थोड़ा एंटरटेनिंग बनाऊं, बट मैंने कोशिश बहुत की, बट क्या ही करूं। तो रोड मैप एंड कंक्लूजन की बात करें तो रोड मैप है कि अगर हम आगे जाके क्या हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज़ पता करेंगे, है ना, जो आगे जो कोर्स होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो जो इसके बाद दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से रिसर्च है, उनके टाइप्स क्या क्या है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या फ़र्क है, रिव्यू और ओरिजिनल स्टडीज़ में क्या फ़र्क है, और उसमें हम दो टूल सीखेंगे, पबमेड, CINAHL, सिनेहाल इसको बोलते हैं वो, और इसमें हम गूगल स्कॉलर, ये तीन चीज़ें मैं उसमें सिखा दूंगा आपको। पबमेड का मतलब क्या होता है, इसमें कौन से स्टडीज़ मिलते हैं, सिनेहाल में क्या मिलता है, ये चीज़ें, और इसमें रिसर्च टाइप क्या क्या होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फ़र्क है, रिव्यू रिसर्च पेपर, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रिव्यू पेपर क्या होता है, रिव्यू पेपर और ओरिजिनल पेपर में क्या फ़र्क है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि जब वो साइटेशन देते हैं ना, वो रिव्यू पेपर्स को देते हैं। कोशिश करो हर बार जब भी आप साइटेशन दो ओरिजिनल पेपर को देखो, जिस पेपर के ऊपर रिव्यू लिखा होता है ना उसको अवॉइड करो साइटेशन देने में। तभी तो इंट्रोडक्शन के लिए आप दे सकते हो, बट मेन स्टडीज़ या कोर कंसेप्ट टॉपिक्स या डेटा के लिए उनको अवॉइड ही करो। तो ये हमारे पास दूसरा लेक्चर होगा। उसके बाद दूसरा लेक्चर होगा, इसके बाद हमारे पास आई थिंक जस्ट ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम टू रिसर्च क्वेश्चन, इसको बोलते हैं पाइकॉट मेथड, पाइकॉट फ्रेमवर्क हम पढ़ेंगे। इसमें मैं दो टूल सिखाऊंगा, नोशन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे यूज़ करोगे आप रिसर्च के लिए, सभी लोग शायद यूज़ करते हैं। नोशन एक टूल आता है जो इंटरनेट पे आता है, वो कैसे यूज़ करोगे, उसमें आप अपने रेफरेंसेस वगैरह कैसे रखोगे, है ना। ये नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 4 होगा लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च गैप आइडेंटिफिकेशन। एक लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है और रिसर्च गैप कैसे फाइंड आउट की जाती है। अगर आपको लिटरेचर रिव्यू करके एक रिसर्च निकालने तो आप कैसे निकालोगे। इसमें भी हम रिसर्च गेट कैसे यूज़ करना है। रिसर्च गेट में ज़्यादातर बच्चों में मैंने देखा कि वो रिसर्च गेट से स्टडी लेते हैं, तो रिसर्च गेट में आप भी डाल सकते हो स्टडी, लेकिन वो जब तक ऑथेंटिकेट ना हो, उसमें DOI नंबर ना हो, कहीं जर्नल में पब्लिश ना हो, वो सही नहीं होती। तो ये भी देखना पड़ता है। और रिसर्च ये लेक्चर नंबर 4 होगा हमारे पास। इस लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 5 होगा रेफरेंसेस कैसे देने हैं, मैनेजमेंट कैसे करना है, और प्लैगरिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैगरिज्म कैसे हटाएं। अगर प्लैगरिज्म आ रहा है तो उसको कैसे हटाएं, कैसे रिमूव करें। इसको हम सिमिलैरिटी भी बोलते हैं, प्लैगरिज्म बोलते हैं। पैराफ्रेजिंग कैसे की जाती है। हम स्टडीज़ को किस टाइप में लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, पास्ट कॉन्टेक्स्ट में, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में कैसे रखना है। इसमें दो टूल्स में सिखाऊंगा आपको, जोटेरो और मेंडलियो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं दिखाऊंगा साइटेशन के लिए। और माईबिब, ये 3 चीज़ें। माईबिब को बहुत इजी होगा आपको यूज़ करना। उसमें आप किसी भी टाइप ऑफ साइटेशन, चाहे आपको हार्वर्ड स्टाइल में है, आप जो नर्सिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वैनकवर रेफरेंसिंग स्टाइल। मैं आपको सिखाऊंगा उसमें हार्वर्ड, वैनकवर, MLA, जो भी आपको यूज़ होते हैं ना वो रेफरेंसिंग स्टाइल्स। और मैं आपको इजीली बताऊंगा कि आप कैसे 2 सेकंड, आपको टोटल 5 या 10 मिनट लगेंगे रेफरेंसिंग स्टाइल्स बनाने में, 5 मिनट हार्डली, चाहे आपके पास 10। और हर रेफरेंस कैसे सेव रहेगी और हर रेफरेंस को कैसे आपको रखना है, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी रेफरेंस में। जब आप रेफरेंस करते हो DOI नंबर देखना पड़ेगा, जर्नल का देखना, क्योंकि फेक जर्नल्स बहुत है तो उनसे स्टडीज़ नहीं लेना। कहीं कभी कभार स्टूडेंट्स लेते हैं, वो बड़े जर्नल्स में फिर पब्लिश नहीं होती, वहाँ पर फ्लैग आता है कि ये रेफरेंस सही नहीं, ये हमें पता नहीं मिला। फिर हम स्टडी डिज़ाइन, सैम्पलिंग, एथिक्स एंड IRB, यानी कि जो हमारे पास आएगा इसके बाद लेक्चर नंबर 6 वो इस पे होगा। रेफरेंस मैनेजमेंट के बाद हाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एथिक्स, इसमें हम गूगल फॉर्म्स में मैं सिखाऊंगा। इसमें गूगल फॉर्म्स, हम गूगल फॉर्म बनाते हैं ना, तो ताकि हम लोगों को भेजें, उस पर भी स्टडी कर सकते हैं। वो मेथोडोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ फिजिबिलिटी, एथिकल स्टडी डिज़ाइन, ये इसमें मैं सिखाऊंगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी एथिक्स है ना। तो इसके बाद आता है लेक्चर 7, डेटा कलेक्शन एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च। हम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, किन किन फॉर्म में, और अगर मुझे किसी और से कोलैबोरेशन करना है तो वो कैसे करेंगे, कोलैबोरेटिव रिसर्च कैसे की जाती है। ठीक है, उसमें मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाऊंगा बेसिक, पायलट डेटा कलेक्शन कैसे की जाती है, गूगल फॉर्म्स, हर ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। गूगल फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, उससे डेटा कैसे निकालते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डेटा लिखते हैं, मास्टर शीट, बाकी चीज़ें कैसे बनाते हैं। फिर हमारे पास आता है कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। शायद इस पर मैं 2 लेक्चर या 3 लेक्चर लूँगा। इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि डेटा एनालिसिस कैसे की जाती है, शायद मीन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, काइसुके टेस्ट, इनका मतलब क्या होता है, पी वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, ये थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा। इसमें आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाऊँगा, उससे मैं आपको डेटा एनालिसिस सिखाऊंगा। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके यूज़ करके आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो। टेबल्स कैसे बनाने होते हैं, फिगर्स कैसे बनाने होते हैं, उनकी साइज़ कैसे डिटरमाइन करना होता है, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। तो फिर यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो मैं उसमें सिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास आता है राइटिंग द रिसर्च पेपर। तो फिर हम एक रिसर्च पेपर यूज़ करेंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे, एकेडमिक टून क्या होता है, सेक्शंस कैसे बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ग्रामरली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको ग्रामर चेक करता है, वो कैसे यूज़ करें, ये इस लेक्चर में होगा। इसके बाद फिर इसके बाद हमारे पास आएगा जर्नल सिलेक्शन एंड सबमिशन। कौन से जर्नल हमें सिलेक्ट करने हैं, किस जर्नल को अप्रोच करना है, कैसे सबमिट किए जाते हैं एक रिसर्च, है ना। और फिर इस रिसर्च को अगर मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंटेशन किस टाइप से बननी है, वो वाली प्रेजेंटेशन नहीं बनानी जो जोकर वाली, वो नहीं, ये होता है सीरियस वर्क। इसमें होता है एकेडमिक फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन। बैकग्राउंड ज़्यादातर वाइट होना चाहिए इसमें, वो कलर्ड बैकग्राउंड, वो फैंसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये होता है एक एकेडमिक स्टाइल टोन में होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, एक मैन्युस्क्रिप्ट हमें आपको उस टाइम दिखाऊं या लाइव दिखाऊं कि कैसे बनाते हैं चीज़ें, है ना। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आपको ORCID बनाते हैं। ORCID हर रिसर्चर के पास एक आईडी होती है, ORCID आईडी, वो कैसे बनाते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, और पेपर सबमिशन रेडी के लिए उसको कैसे, पीयर रिव्यू का क्या मतलब होता है, जर्नल सिलेक्शन कैसे करेंगे, रिसर्च प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, कॉन्फ्रेंसेस कैसे अटेंड करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसका बेनिफिट्स भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा एक बोनस लेक्चर, वो सबसे इम्पोर्टेंट बोनस लेक्चर। मुझे लगता है 2 या 3 साल के बाद कोई भी रिसर्चर, बहुत कम चांस है कि वो वर्ड से, MS ऑफिस से अपनी रिसर्च लिख सकता है। एक्चुअली लिखने के लिए टूल आता है, उसको बोलते हैं हम लेटेक्स, LATEX, साइंटिफिक राइटिंग टूल लेटेक्स, है ना। ये बहुत इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट उसका भी शायद 1 या 2 लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ये कैसे आप यूज़ कर सकते हो, इसको कैसे जैसे हम अभी रिसेंटली विल्ली या
साइंस डायरेक्टिव में पब्लिश करने की कोशिश करें तो वहाँ पर वो मांग रहे थे कि लेटेक्स का अगर है तो वही ले दो, वो लेटेक्स में ही देखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेटेक्स कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द लेटेक्स, ये सिंपल है, बहुत मज़ेदार चीज़ है और इजी होता है इसमें रिसर्च लिखना। और फिर इसके बाद हम जब इसमें आपको टूल्स एंड प्लेटफॉर्म लिटरेचर सर्च टूल्स में दिखाऊंगा कि हाँ कहाँ आपको लिटरेचर सर्च करना है, कैसे सर्च करोगे, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स सीखोगे, डेटा कलेक्शन टूल्स सीखोगे, डेटा एनालिसिस टूल्स सीखोगे, राइटिंग एंड एडिटिंग टूल्स, लिखने और एडिटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे। ये टूल्स यूज़ करने से आपको महीनों का काम बच जाएगा। अगर आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगेंगे ना रिसर्च में, ये टूल्स यूज़ करने से आपको टाइम बच जाएगा, स्टडी एक्यूरेट होगी, साइंटिफिक वे में होगी, और ये सब यूज़ करना लीगल है, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं ये साइंटिफिकली परमिटेड है, आप मेंशन भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई इशू नहीं, ये 100% एक्यूरेट है। इससे टाइम बच जाएगा आपका, समझ आएगा, स्मार्ट वे में आप रिसर्च कर पाओगे। ठीक है, तो और मैं आपको टूल्स बताऊं कौन कौन से टूल्स आप एंड में सीखते जाओगे। गूगल स्कॉलर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करके आपको पूरा पता चलेगा गूगल स्कॉलर कैसे यूज़ करते हैं, उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, जब आप रिसर्च पब्लिश करोगे वो गूगल स्कॉलर में कैसे निकलेगी, पबमेड कैसे यूज़ करते हैं, सिन्हल कैसे यूज़ करते हैं, रिसर्च गेट, नोशन, जोटीरो, मेंडली, गूगल फार्म, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ग्रामरली और सिर्फ तो ओवरलीफ। उसके अलावा मैं एआई टूल्स भी आपको सिखाऊंगा। एक एआई को हम यूज़ कैसे करेंगे लिटरेचर सर्च के लिए। मान लो मुझे एक स्टडी का डेटा है मेरे पास, उसको मुझे देखना है कि दूसरे स्टडीज़ में ये मिलेगा या नहीं, ऐसी स्टडी है कहीं जगह तो ईजिली कैसे पता चलेगा। ठीक है, लिखना तो अपने तरीके से हर बार। कोर्स फीस, एक्चुअली कोर्स है 2000 पर पार्टिसिपेंट है ना, लेकिन आप सबके लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं जगह नहीं सिखाएंगे, आपको हर चीज़ के लिए अलग-अलग से कोर्स करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये सारी चीज़ें सीखोगे। मैंने लेटेक्स खुद महीने लगा के सीखा है, ORCD आईडी महीने लगा के सीखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो साल भर में सीखा है, गूगल फॉर्म तो आपको 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे प्रॉपरली सीखने में, उसको क्वेश्चनियर फॉर्मेट में कैसे बनाना है, गूगल फॉर्म्स को कैसे एनक्रिप्ट किया जाता है, वही लोग फिल कर सकते हैं जिनकी आईडी हम डालेंगे, हर चीज़ ये इजी नहीं है। तो ये 2000 रुपीज़ पर पार्टिसिपेंट है कोर्स फीस, अगर आपको कंटिन्यू करना है कोर्स। लेकिन अगर जो 10 लोग होंगे पहले, उनको 1000 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। जो 10 लोग रजिस्टर करेंगे कल 12 बजे से पहले, 12 बजे के आसपास हमारे वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तब अभी तक हम उसमें थोड़ा अपडेट्स करेंगे, तो 12 बजे के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो, और कल से कंटिन्यू एक कोर्स से चलेंगे, चाहे 10 दिन लगेंगे 15 दिन। उसके बाद मैं गारंटी दूंगा कि एंड में हम एक रिसर्च पेपर बनाएंगे, उसमें ग्रुप्स अगर 10 लोग होंगे तो 3-3 लोगों का ग्रुप बना के हम 3 पेपर्स निकाल देंगे उसी दौरान, और इसमें हम पूरा सारा कुछ निकाल के रखेंगे, रिसर्च टूल वगैरह। फिर वो ऐसी स्टडीज़ होंगे, हम स्टडीज़ का प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी यहीं से देंगे, टूल भी देंगे, बाकी आपको उसमें इंट्रोडक्शन या ये चीज़ खुद बनानी पड़ेंगी या टूल में हेल्प करना पड़ेगा। 3 लोगों का ग्रुप बनेगा, और 10 लोग होंगे, जितने लोग होंगे उसी हिसाब से ग्रुप बनेंगे। और एंड में आपके पास 2 या 3 पेपर होंगे, हर एक के पास एक एक पेपर होगा ये मिनिमम। तो और आप एंड तक खुद ही अपने हाथ से खुद पेपर बनाते सीखोगे, दिस इज़ गारंटी। जो डेडिकेशन के साथ, जिसके पास लैपटॉप है, पूरा प्रॉपरली करेगा, उसके पास एक एक पेपर एंड में होगा ही होगा, नो मैटर वाट। तो 10 स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज़ ऑफ है, वो खाली 1000 में ही कर सकेंगे, वो कल जो पहले 10 करेंगे उनके लिए। तो कल 12 बजे ओपन होगी लिंक, मैं आपको सेंड करूँगा आपके व्हाट्सएप पे या जीमेल पे। और होप आज का लेक्चर आपको मज़ेदार रहा और आपको कुछ सीखने को मिला, और मुझे भी बहुत सीखने को मिला आज। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ भी, वो चैट बॉट में या यहाँ पर माइक ऑन करके बोल सकता है। और ओवरऑल अगर आपको अच्छा लगा तो आप थम्स अप कर सकते हो कि पूरा लेक्चर कैसा लगा, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप बता सकते हो।
थम्स अप कर दो अगर आपको अच्छा लगा। हाँ थोड़ा लेंथी गया, 1.5 घंटे का लेक्चर मुझे पता है, बट सीखने को, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये सालों भर लगते हैं इसको सीखने में। ये पीएचडी लेवल की चीज़ें हैं, मैं आपको अभी दे रहा हूँ और मुझे खुद 3 साल लगे इन चीज़ों को सीखने में। तो मैं आपको ये चीज़ें दे रहा हूँ, इट इज़ लाइक एब्सोल्युटली फ्री। ये 1000 रुपीज़ इतना कुछ ज़्यादा नहीं, 2 महीने का रिचार्ज, 3 महीने का रिचार्ज है। तो आप देख लो आपको क्या सही लगे, क्या आपके लिए वर्केबल है। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड you get something to learn today.